हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये आपके एच-टेट पीजीटी लेवल तरीका क्वेश्चन पेपर हैं। यानी ये 2 दिसंबर 2023 को यानी प्रीवियस में ही ये पेपर हुआ है। इसमें आपके हम 30 क्वेश्चन तो सीटीपी के देखेंगे, बाकी 30 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश पूछी गई। इस प्रकार 60 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। इसमें देखेंगे सीटीपी के किस प्रकार के क्वेश्चन बने थे। 2023 में जो भी एच-टेट के पेपर बने थे वो उनका पैटर्न एक ही रखा था। उन्होंने कुछ क्वेश्चनों में डिफरेंट रखा था, अच्छी लेवल के भी थे, और बाकी सब में पैटर्न समान रख दिया था उन्होंने। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आप देखते जाना। मैंने प्रीवियस का पीआरटी, टीजीटी और जो पीजीटी का क्वेश्चन पेपर हम कर ही रहे हैं ये, और देख लेना सभी क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त रहेगी। चाहे तो वो वंचित हों, चाहे अलावान्वित हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के बच्चे हों, हम तो एक ही बात जानते हैं कि हम कहते हैं कि हम तो उन्हें समावेशी शिक्षा में रखेंगे, यानी उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है। हालांकि देखा जाए इसकी जो 8 अवस्थाएं थी, सिद्धांत का नाम था मनोसामाजिक। मनोसामाजिक मतलब ये होता है कि आप ऐसे बोल सकते हैं साइको सोशियल। ये आपकी साइको सोशियल डेवलपमेंट थ्योरी है। ये आपकी एरिक्सन के द्वारा दी गई थी। एरिक्सन कौन था? ये आपके सिगमंड फ्राइड पढ़ेंगे ना, तो ये सिगमंड फ्राइड का ही शिष्य था। तो सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उन्होंने दिया था साइको एनालिटिकल थ्योरी, यानी जिसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बोलते हैं। तो वहीं से ये आया है सिद्धांत मनो, और बाकी सामाजिक इन्होंने खुद से जोड़ दिया है। तो ये मनोसामाजिक सिद्धांत बनाया था, जिसमें आपके विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी कि बच्चे इस प्रकार ये प्रॉब्लम होती है इन उम्रों में। ठीक है, तो इनमें से हमें तो केवल ये बताना था कि किशोरावस्था यानी एडोलसेंस की कौन सी विशेषता है। हालांकि इन विशेषताओं में से भी आपको लॉजिक लगाना था वो किस संदर्भ में बात कर रहा है। जैसे कि हम 5 नंबर की अवस्था है, जो ये 8 अवस्थाएं बांटी थी ना एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में, तो उसमें 5 नंबर की अवस्था आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी पहचान बनाम भूमिका बनाती। ये ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चा खुद को नहीं पहचान पाता है और उसका समाज क्या रोल है वो भी नहीं पहचान पाता है। तो इसलिए कहते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन अवस्था। ठीक है, इसकी उम्र है 13 से लेकर 19 तक या 18 तक मानी गई है। अब इसमें ये संदर्भ आपको लगाना था कि ये बात कही किसके बारे में जा रही है। देखो, ये हालांकि ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, अहम जो पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है, इसके संदर्भ में ये बात कही गई है। ठीक है, बाकी नेगेटिव होगा नहीं, तटस्थ की बात नहीं की है, और आपके ऐसा ही ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें और भी चीज़ें याद रख सकते हैं कि एरिक्सन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, जिसमें 8 अवस्थाएं थी। एक तो पहली नंबर की याद रख सकते हैं, जैसे कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास, जैसे ट्रस्ट वर्सेज मिस ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये याद रख सकते। एक 4 नंबर की अवस्था और होती है बाल्यावस्था से संबंधित, जैसे बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेज इनफेरिटी, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं परिश्रम बनाम हीनता वाली अवस्था। ठीक है, ये बाल्यावस्था की 7 से 11 या 12 उम्र मान सकते हैं वो। 5 नंबर की ये है कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, तो ये आपके किशोर अवस्था से संबंधित है, जो एक अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा कुछ याद रखना चाहें तो और ये भी चीज़ याद रख सकते हैं। इनके द्वारा बुक लिखी गई थी, एक तो चाइल्डहुड और सोसाइटी। 2 नंबर की बुक लिखी गई थी आइडेंटिटी क्राइसिस, जो आपके 5 नंबर की अवस्था है, जिसे हम कह रहे हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, तो उसी पे आधार पर लिखी गई थी। और एक लाइफ साइकिल, ये 3 इन्होंने बुक लिखी थी। इनका सिद्धांत है वो आइडेंटिटी क्राइसिस पे आधारित था, यानी जिसे हम बोलते हैं पहचान भूमिका के बारे में। इसको एक और नाम से जानते हैं कि जीवन विस्तार सिद्धांत, जिसे लाइफ स्पेंथ बोलते हैं। ये बहुत है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। बाकी 8 अवस्थाएं वो तो याद रखनी होगी, जैसे वैसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दी। ये 3 अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए या नहीं देखी जाती है। तो देखो, अपसारी चिंतन बिल्कुल देखा जाता है। अति जिज्ञासा यानी सीखने की क्यूरियोसिटी उनमें बनी रहती है, ये भी बात सही है। उनकी उच्च कल्पनाएं होती हैं, जो सामान्य बालक होते हैं उनसे अधिक जिज्ञासा भी होगी, उनसे अधिक कल्पनाएं भी होंगी, और अपसारी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग तो पाई जाती है। लेकिन परंपरागत विचार का मतलब ये है कि जो थोड़ा पुराने चले आ रहे हैं उन्हीं पे बात करना या उन्हीं के बारे में सोचना, तो ये एक लॉजिक नहीं होगा आपके सृजनशील बालक के लिए। ठीक है, यानी उसकी ये विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4
नंबर आपका नेक्स्ट है 4 नंबर, जैसा देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है, यानी जो नेगेटिव है वो है बताना है। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन है कि सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, तो ये तो पॉजिटिव बात है। बाकी स्वीकृत सामाजिक भूमिका निभाना, ये भी पॉजिटिव है। सामाजिक अभिवृद्धि का विकास, ये भी पॉजिटिव है। 4 नंबर ऑप्शन गलत इसलिए हो जाएगा, ये कह रहा है सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास होना, जो आप इसे यहाँ पे प्री जुडिशियल कहा गया है। हालांकि इसके लिए शब्द यूज किया जाता है स्टीरियोटाइप। ये कह रहा है कि जो परंपरागत चीज चली आ रही है, पूर्वाग्रह की चीज चली आ रही है, वही समाज में हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें जैसे पूर्वाग्रह में से ये है कि जो फीमेल के काम होंगे तो वो महिलाएं घर पे काम करेंगी, और जो आपके मेल होंगे वो घर से बाहर का काम करेंगे, ऐसे पूर्वाग्रह की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो मैंने तो एक ही एग्जाम्पल दिया है। तो ये सामाजिक पूर्वाग्रह है, ये आपका एक सकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है, नेगेटिव डालेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि वाइगोत्स्की का जो आपका समीपत विकास क्षेत्र है, यानी जिसे आप जेडपीडी कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यही है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सही है। यानी इसे बोलते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत है एक तरह से, ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। ये 4 विशेषताएं दे रखी हैं, कौन सा सही है इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा देखो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है, इस प्रकार का ये कथन सही हो जाएगा। हालांकि ये जेडपीडी उससे संबंधित होता है कि बच्चा अगर कुछ चीज़ नहीं आ रही है तो पेरेंट्स, टीचर, घर परिवार में से कोई भी अगर उससे अधिक ज्ञानी है, जैसे MKO बोलते हैं, मोर नॉलेज अदर, यानी उससे अधिक ज्ञान वाला है तो निश्चित तौर से उसकी हेल्प कर देगा, तो वो उस चीज़ को सीख जाएगा, इसे ही कहते हैं जेडपीडी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी वाइगोत्स्की के बारे में हमने कल परसों क्वेश्चन पेपर किया था आपका प्राइमरी का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, HCl पढ़ी थी, ठीक है, HCl। इसके अलावा हमने इसके जैसे प्राइवेट स्पीच क्या होती है, इन साइलेंट स्पीच क्या होती है, इनर स्पीच क्या होती है, उन सभी बारों के बारे में हमने बात की थी। इसका तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए आपको किस प्रकार का परीक्षण करना होता है। देखो, जब आप मूल्यांकन वगैरह पढ़ते हैं ना, चाहे मूल्यांकन हो, उपलब्धि परीक्षण हो, निदानात्मक परीक्षण हो या उपचारात्मक परीक्षण हो, ठीक है, जैसे इन सभी चीज़ों को आप पढ़ेंगे ना, तो उनमें एक चीज़ निकल के आती है, आप देखना पढ़ के। अगर नहीं पढ़े तो आप निश्चित तौर से कि अगर हम किसी के कारणों को जानते हैं, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, तो उसके लिए हम करते हैं जैसे बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण, इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर आपने ये कर लिया है, फिर इसके बाद क्या करना होगा, फिर आपको उसका उपचारात्मक परीक्षण करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। फिर आप कहेंगे ये फॉर्मेटिव भी तो दे रखा है, ये आपके मूल्यांकन का एक प्रकार होता है। ये तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाला आपको एक तरह से फीडबैक देगा कि इस प्रकार देगा कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, तो उनके लिए बनाए गए ये निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, ये प्रोसेस में चलते रहेंगे, ठीक है। और बाकी ये योगात्मक मूल्यांकन, ये तो वर्ष के अंत में होता है, तो इसमें आपको ग्रेड देना या आपकी मार्कशीट मिलना, वो इसी के अंतर्गत आते हैं, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। या एनुअल एग्जाम होना, वो इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसका तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये विभिन्न परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ होता है किसी भी बच्चे का बहिष्कार न हो भी, यानी न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है कि किसकी, यानी ये कह रहा है सचिव द्वारा ये स्पष्ट किया गया है, यानी ये स्टेटमेंट है किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये बात कही गई है NCF 2005 के, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बोलते हैं, इसमें ये बात कही गई है, ठीक है। और ये विभिन्न परीक्षा में पूछा हुआ स्टेटमेंट है, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार के कथन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो आपकी वृद्धि और विकास से, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये कह रहा है कि वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो जब आप वृद्धि और विकास पढ़ेंगे तो हम ये कहते हैं कि शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है, शरीर के अनुपात में भी परिवर्तन होता है, पुराने लक्षणों का विलोपन होगा और नए लक्षण आएंगे, यानी नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण भी होगा। तो ये चारों ही सही हो जाएंगे। आप कहोगे ये चारों कथन है, एक आपने नाम रखा होगा हरलॉक, श्रीमती हरलॉक बोलते हैं, इन्होंने ये विशेषता बताई थी डेवलपमेंट की, ये चारों, इन्होंने ये एग्जाम में 4 ऑप्शन डाल दिए हैं और पूछा है इनमें से कौन से प्रकार, यानी वृद्धि एवं विकास से परिवर्तन से संबंधित है। ये चारों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। इन्होंने जो आपकी उम्र होती है बच्चों की, जैसे शैशव अवस्था,
आपकी जो सॉरी गर्भावस्था, प्रशेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरा, इनको विभिन्न प्रकार की अवस्था में बांटा है। तो ये 11 प्रकार की अवस्था में बांटा है, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने जो आपका सोशलाइजेशन है यानी समाजीकरण है, उसमें एक परिभाषा दी है, वो आगे चल के बताऊंगा। जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें पूछी है इसी के संबंधित थी श्रीमती हरलोक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता है, वो कथन बताइएगा। देखो ये क्वेश्चन है आपके कह सकते हैं ये प्राइमरी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो अगल टाइप से पूछा था, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं इसमें क्या है कि सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं है। जैसे कि अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार का छीण को यहाँ पे इम्पेरिस कहा गया है। इसका मतलब होता है कि जो आप वो सीखने में क्या है, कमजोर है, यानी छीण का मतलब होता है कि उसका प्रभाव नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मोटिवेशन का निश्चित तौर से सीखने में बहुत बड़ा रोल होता है, जबकि ये कह रहा है कि नहीं होता है, एक तरह से ये नेगेटिव है छीण, ठीक है। तो यही नहीं होगा। बाकी तो चाहे अभिप्रेरणा में सीखने के व्यवहार एक निश्चित दिशा प्रदान करता है, ये बात सही है। अभिप्रेरणा सीखने में सक्रियता निभाता है, ये भी बात सही है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को बनाता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो नेगेटिव पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर के सुमेलित कीजिए। जैसे एक तरफ तो नैतिक की अवस्थाएं दे रखी हैं और दूसरा स्तर। अभी जानते होंगे क्या लॉरेंस कोलबर्ग ने मॉरल थ्योरी दी थी, यानी जो नैतिक विकास सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने 3 तो लेवल बताए थे, 3 लेवल थे और 6 स्टेजें थी। उन्होंने प्रत्येक लेवल में 2 अवस्थाएं बांटी थी। उन्हीं के संबंधित ये यहाँ पे आपको विशेषताएं दे रखी हैं और ये आपके लेवल दे रखे हैं, आपको मिलान करना है। जैसे कि हम बात करें, जो हम जानते हैं वो चीज़ें कर लेते हैं कि जो सार्वभौमिक नियम है ना, वो लास्ट का 3 लेवल होते हैं ना, जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। इन प्रत्येक लेवल की 2 अवस्थाएं होती है, ये तो आप भी जानते होंगे। जो 5 नंबर की अवस्था और 6 नंबर की अवस्था होती है ना, वो थर्ड वाले लेवल में आती है। तो इसमें एक लास्ट वाली जो 6 नंबर की स्टेज होती है ना, उसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक नियम, तो ये थर्ड से मिल जाएगी। और है जैसे सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार, जिसे बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये संबंधित तीसरी अवस्था ही हो जाएगी। बाकी व्यक्तिगत विनिमय, यानी व्यक्तिगत एवं विनिमय का मतलब होता है कि ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं आपके व्यक्तिगत विनिमय, यानी जो आप कर रहा है टिट फॉर टैट वाली अवस्था, ये पहली हो जाएगी। यानी छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा हो टिट फॉर टैट, यानी ये आपकी पहली वाली लेवल से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि बहुत सारे टिफिन शेयर करते हैं बच्चे, तो एक दिन वो खिला देते हैं, दूसरे दिन कोई और खिला देता है, इस प्रकार की विशेषता। बाकी एक है आपका पहला नंबर अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंधों की। ये कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशन से संबंधित बात कर रहा है, ये आपके संबंधित होते हैं लेवल 2 से, जिसमें आपने देखे होंगे एग्जाम्पल ये रहते हैं कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो ये आपके संबंधित होते हैं नाइस गर्ल, गुड गर्ल नाइस बॉय, इस प्रकार की अंतर संबंधित में आते हैं। तो इस प्रकार आप मिलान कर लीजिएगा, जो सही होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा था, क्या देखा था, डी का हो जाएगा तीसरे नंबर का और सी का भी तीसरा। तो देखो ये केवल 4 नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। बाकी इसमें और कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना था, केवल आपको विशेषता पता ही मालूम होती थी तो लेवल आप कनेक्ट कर जाते उनसे, ऐसे कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इसमें पूछा है कि जब वह एक अधिगम करता है किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य से अपने आप ही सीख जाता है, तो उसे क्या कहेंगे। देखो ये कह रहा है कि कोई भी कार्य कर रहे हैं बिना किसी इच्छा उद्देश्य से कर रहे हैं, फिर भी आप सीख जाते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रासंगिक सीखना, जिसे इंसिडेंटल बोलते हैं, या आप रैंडमली बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन प्राइमरी में पूछा था, वो पूछा था शायद अंश सीखना, यानी अंश से सीखना, यानी पार्ट के रूप में सीखना। तो वहाँ पे ऐसे अधिगम है वो खंडों में सीखना होता है, तो वो अंश से सीखना होगा। एक साथ पूरा सीखना है तो वो हॉल से संबंधित होगा। बाकी जो निरंतर सीखना होता है फिर वह मेस्ट या जिसे अविराम बोलते हैं। तो ये सभी विशेषताएं मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इनसे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। ये भी क्वेश्चन आपके प्राइमरी में पूछा था, लेकिन वहाँ पे जैविक न पूछकर उन्होंने अर्जित पूछा था। ध्यान होगा तो आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो जैविक अभिप्रेरणों के संबंध में सही नहीं है। जैसे ये सार्वभौमिक होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये जन्मजात होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। बाकी 4 नंबर ऑफ ऑप्शन है कि ये व्यक्ति की समय स्थिति से संबंधित नहीं है, तो ये गलत है, जबकि ये समय स्थिति से संबंधित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं हैं जो सब व्यापक मूल्यांकन का आधार होती है, चाहे तो वो लिखित हो, मौखिक हो, व्यवहारिक हो या प्रायोगिक, ये सभी संबंधित होंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 14वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन है जो बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? कि चाहे वो अशिक्षित हो चाहे शिक्षित हो, ये दोनों के लिए होता है परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसे निष्पादन परीक्षण करते हैं, तो ये दोनों के लिए होता है। जबकि ये कह रहा है कि केवल अशिक्षित होते हैं, जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, उनके लिए होता है, तो ये कहना गलत होगा। बाकी हम देखें जैसे एलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है, ये बात सही है। शाब्दिक परीक्षण है वो व्यक्तिगत भी होते हैं और सामूहिक भी होते हैं, ये भी बात सही है। चाहे वो शाब्दिक हों चाहे वो आपके अशाब्दिक हों, ये दोनों ही आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो व्यक्तिगत एक सामूहिक, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी 4 नंबर ऑप्शन है कि अशाब्दिक परीक्षण में बुद्धि का मापन है चित्रों आकृतियों के द्वारा किया जाता है, ये भी बात सही है। यानी इसमें से जो गलत था वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा था। बाकी आप गिलफोर्ड पढ़ेंगे तो उसका त्रिआयामी सिद्धांत है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था। इसमें से कह रहा है कौन सा है गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व और उनके आयाम के संबंध में सही नहीं है। देखो आयाम क्या है और आपके तत्व क्या है, मैं इनकी बात कर लेता हूँ। इस सिद्धांत को मैं आप शुरू से एंड तक बता रहा हूँ, आप ऐसे याद रख सकते हैं तो रख लेना। डायरेक्टली मैं आंसर भी बता सकता था। विमा या आयाम का मतलब होता है, इसमें आपके 3 स्टेप चलेंगे। इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं इस सिद्धांत के अन्य नाम भी है। गिलफोर्ड की त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये गिलफोर्ड की है, ये ध्यान रखना है। इसे त्रिआयामी सिद्धांत बोलते हैं, इसे संरचनात्मक बुद्धि मॉडल बोलते हैं, इसे 3D मॉडल बोलते हैं, इसे COB मॉडल भी बोलते हैं और इसे SOI मॉडल भी बोल देते हैं। ये तो इसके हो गए उपनाम। और ये गिलफोर्ड थे, ये आपके USA से संबंधित थे, यानी जो आपकी USA यानी अमेरिका से संबंधित। इनकी बुक ध्यान रखना है, बहुत बार पूछी गई है। इनकी एक बुक थी द नेचर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल ही देता हूँ, द नेचर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, तो ये इसकी बुक थी। एक और थी साइकोमेट्रिक मेथड, एक ये भी ध्यान रख सकते हैं, साइकोमेट्रिक मेथड, ये 2 बुकें थी। ये सिद्धांत दिया कब था? ये दिया गया था 1967 में। अब ध्यान रखना यहाँ से आगे 67 में इन्होंने 120 खंड बताए थे इसी सिद्धांत में। फिर ये आपके 1977 में जाके ये 150 कर दिए गए। फिर आपके 1988 में है ये आपके 180 खंड कर दिए गए। शुरुआत में 120 थे, लास्ट में 180 कर दिए। ये तो होगी नॉर्मल बात। अब ये सुनना कि जो आयाम होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं इसमें, OCP। ओ का मतलब होता है ऑपरेशनल, ठीक है, ऑपरेशन को हिंदी में कहेंगे आप संक्रिया बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ और ये सिद्धांत निकलेगा यहीं से। फिर उसके बाद है C से हो जाएगा कॉन्टेस्ट, इसे हम हिंदी में कहते हैं विषय वस्तु। और तीसरा है आपका प्रोडक्ट, जिसे आप उत्पाद बोलते हैं। ये आयाम थे। इस आयाम में इन्होंने अंदर की इन आयामों में प्रत्येक स्टेप बताए थे कि इनके अंदर क्या क्या आएगा। जो आपका संक्रिया था ऑपरेशन, इसमें आएगा CC डैम। इसका मतलब ये था कि C से हो जाएगा कॉग्निटिव यानी संज्ञान, C से इससे हो जाएगा कन्वर्जेंट जिसे आप सारी चिंतन बोलते हैं, D से हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग और आपका CC डैम। तो इसमें E थी, ध्यान रखना, CC डैम मतलब बोला था तो मैंने CCDEM ये था। ई से हो जाएगा इवोल्यूशन जिसे मूल्यांकन बोलते हैं, लास्ट में M है, इसका मतलब होगा मेमोरी। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि गिलफोर्ड का ऐसा कौन सा आयाम था जिसमें आपके नए तत्व जोड़े गए थे, यानी किसमें? मेमोरी में। तो यहाँ ध्यान रख सकते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। इसमें आपके एक तो मेमोरी में रिटेन जुड़ा था, जिसे धारण करना कहते हैं रिटेन। दूसरा शब्द जोड़ा था आपका रिकॉर्ड। इन 2 शब्दों को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपकी संक्रिया से संबंधित है। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा ये 2 स्टेप दे रखे हैं संक्रिया के, ये आयाम थे। अब इन आयामों में कौन कौन से संबंधित है ये देखिएगा। जैसे कि संज्ञान है, अब देखो मैंने शुरुआत में बताया था, क्या बताया कि संक्रिया में शुरुआत का ही वर्ण था संज्ञान, जैसे आप कॉग्निटिव बोलेंगे, तो ये तो संबंधित है। और इसी में मैंने बात की थी जैसे CCDE,
ई मतलब इवोल्यूशन है, जिसे मूल्यांकन कह रहे हैं, तो ये संबंधित हो जाएगा संक्रिया से। अब देखिएगा, ये तो हो गई बात आपकी ऑपरेशन से। दूसरी बात करेंगे अब विषय कौन से स्टेप बताए गए थे, जैसे कि मैं बात करूं व्यवहार बताया गया था, आकृति बताई गई थी, शाब्दिक बताया गया था और संकेतार्थ। इनकी इंग्लिश याद रखें तो रख सकते हैं। व्यवहार को बिहेवियर बोलेंगे, आकृति को आप फिगर बोलेंगे, शाब्दिक को आप सेमेंटिक्स बोलेंगे और संकेतार्थ को सिंबॉलिक बोल सकते हैं। इसमें से जो आकृति थी नहीं दूसरे नंबर की, इसमें ध्यान रख सकते हैं, इसमें ऑडियो और आपका विजुअल जोड़ा गया था। ठीक है, ये हो गए। अब देख लीजिएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आप याद रखेंगे 2 2 4 और 2 6 शब्द जोड़े गए थे, जिसे याद रख सकते हो RSCITU। मैं ये यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ तो मैंने बता दिया RSCITU। मैं प्रत्येक का बता देता हूँ। इसमें से आपको यू वाला लास्ट का है ना, यू से बनता है यूनिट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या देखिएगा, मैंने सब चीज़ समझा दी थी। तो जो आपका उत्पाद था, जो प्रोडक्ट था लास्ट वाला, इसमें जो आपके तत्व थे वो इकाई थी। मैंने बताया था कि RSCIT और यू, तो ये यू है ना यूनिट, ये इकाई, यानी ये इससे संबंधित हो गया। संक्रिया है, इसमें संज्ञान भी आता है, संक्रिया में मूल्यांकन। जो विषय वस्तु है इसका कोई भी संबंध से मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया था इसके लिए शब्द यूज किया गया था, आई एम एट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में मैंने शब्द बताए थे कि व्यवहार आएगा, आकृति आएगी, शाब्दिक आएगा और संकेतार्थ। इसमें कहीं पर भी संबंध नहीं आ रहा है, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मैंने बताया था OCP ध्यान रखनी है। जो O होते हैं ऑपरेशनल, इसे संक्रिया बोलते हैं। इसमें आपके शब्द थे संज्ञान, अभिसारी, अपसारी, मूल्यांकन, मेमोरी। दूसरा था आपका कॉन्टेक्स्ट, इसे विषय वस्तु बोलते हैं। इसकी ट्रिक है, आप याद रख सकते हो, तो बॉयफ्रेंड डबल एस, यानी इसका मतलब होगा बिहेवियर, फिगर और आपका सेमेंटिक्स और सिंबॉलिक। प्रोडक्ट की मैं ट्रिक बताई थी RSCITU। इसमें देखो सी से बन, इसमें देखो जो शब्द RSCIT में कौन कौन से थे, जैसे आप याद रख सकते हैं RSCIT और U। देखो इसमें सी से बनेगा क्लास, ठीक है, ई से बनेगा, आई से बनेगा, जिसे बोलते हैं इम्प्लीफिकेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है निहितार्थ आशय। और आर से बन जाएगा रिलेशन, और है आपका एस से बन जाएगा सिस्टम, और आपका टी से बन जाएगा ट्रांसमिशन, जैसे आप रूपांतरण बोल सकते हैं। यू से बन जाएगा यूनिट। ओवरऑल मैंने सभी चीज़ें बता दी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। यानी संबंध है वो विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो इसमें से 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी एकल शिक्षण मार्ग। इसका मतलब होता है कि जो भाषण विधि होती है ना, टीचर एकल ही तो होता है, यहाँ पे शिक्षण कराता है, वो तो बोलता ही जाता है, बाकी इनएक्टिव रहते हैं बच्चे, सुन रहे हैं कुछ नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पर टीचर एक्टिव है, यानी एकल हो जाएगा शिक्षण। बाकी है सीखने में सार्थक अवसर देना, सतत मूल्यांकन करना और सुलभ शिक्षण सेटिंग करना। ये सुलभ शिक्षण सेटिंग वो होती है जिसमें जैसे देखा जाए तो ये आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन में आती है, जिसमें आप जो भी चीज़ सिखा रहे हैं बच्चों को और जो भी संस्था सिखा रही हैं, इसमें अनुभव ये है कि आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं तो बच्चे उससे करके सीखते हैं, यानी उसमें अनुभव इंक्लूड रहता है। तो ये आपकी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसका राइट आंसर हमने बता दिया, 2 नंबर हो जाएगा। ये कह रहा है कि पांडुरा के अनुसार जो आपका परीक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधित प्रक्रिया नहीं है। ध्यान रखना है, जो अल्बर्ट बांडुरा जी है, इन्होंने दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी इसने कहा था कि जो भी लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन से होती है, जैसे आप समाज में देखोगे उसी के अनुरूप चलेंगे, यानी उस जैसे हम बहुत सारी चीज़ें व्यवहार में अपने में लाते हैं। तो उन्होंने सीखने के ये मॉडल थ्योरी दी थी, इन्होंने मॉडलिंग, यानी जैसे दूसरों के हम देख कर सीखते हैं, उसे मॉडलिंग कहा था। इसमें इन्होंने देखो एक तो बेबी डॉल का उपयोग किया था, बेबी डॉल, और इन्होंने जोकर का उपयोग किया था, और ठीक है, ये मोस्टली यही पूछे लिए जाते हैं। तो इनमें इन्होंने मॉडलिंग के 4 स्टेप बताए थे। अब 4 स्टेप कौन से होते हैं, जैसे कि आप पहली बात अटेंशन, किसी पर ध्यान केंद्रित करोगे, फिर रिटेंशन, उसी ही को दोहराओगे, फिर है यहाँ पे देखो डायरेक्टली यहाँ पे क्या है कि ये तीसरा स्टेप आएगा, यहाँ पे एक कमी कर दी है एक स्टेप की, वही इनमें एक एक्स्ट्रा जोड़ के पूछ लिया है इन्होंने, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें 4 स्टेप होते हैं। अटेंशन, यानी अटेंशन लर्निंग हो जाएगी, यानी अटेंशनल प्रोसेस। दूसरी हो जाएगी रिटेंशनल, जैसे धारणात्मक बोलेंगे। तीसरी कौन सी होगी, फिर तीसरी होगी रिप्रोडक्ट या रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन या रिप्रेजेंट बोल सकते हैं, तो ये पुनरुत्पादन होगी। और चौथे नंबर की होगी प्रेरणात्मक, जिसे मोटिवेशनल प्रोसेस कहते हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी होगी रिप्रोडक्शन, चौथी हो जाएगी
प्रेरणात्मक। तो फिर गलत कौन सी है, वो 4 नंबर की हो जाएगी। यही पूछा था ना कौन संबंधित नहीं, तो वो आपके 4 नंबर के ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया जो 17 था वो 18 में, कि बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही सीख लेता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे मॉडलिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार घटकी बुद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है। इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसने रॉबर्ट स्टर्नबर्ग अच्छी प्रकार से पढ़ रखा होगा, लेकिन हम बताएंगे आपको इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात करेंगे तुम, तो एक चीज़ ध्यान रखना। क्या चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि इन्होंने इस सिद्धांत को कहते हैं ट्राइआर्किक थ्योरी। और ये ट्राइआर्किक थ्योरी है, ये आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से संबंधित है, जिसने आपका सिद्धांत दिया था, जैसे बोलते हैं ट्राइआर्किक। इसका दूसरा नाम है इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग मॉडल, यानी सूचना प्रक्रिया मॉडल। इन्होंने क्या किया था, ये किया था कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, वो थी बियॉन्ड ऑफ IQ, बियॉन्ड IQ। इस बुक में इन्होंने बताया था कि हमारे 3 घटक होते हैं मस्तिष्क में। कौन कौन से, देखो मैं नाम लिख देता हूँ। एक तो घटकी होता है, घटकी को ही हम, ठीक है, ये ध्यान रखना है, विश्लेषण इंग्लिश में बोलते हैं, इसे एनालिसिस बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था घटकी के विश्लेषण। दूसरा कौन सा स्टेप बताया था, दूसरा बताया था इन्होंने अनुभववादी सृजनात्मक कहते हैं। वाविक है क्या, सही है, वाविक या जिसे हम कह सकते हैं एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिविटी। तीसरा संदर्भात्मक, तो संदर्भात्मक इंग्लिश में कह देंगे हम कॉन्टेक्स्चुअल। और अगर है इसका उपनाम, क्वेश्चन को पढ़िएगा। इस आपका त्रितंत्र सिद्धांत है, इसके अंदर जो घटकीय बुद्धि है उनमें कौन कौन से उपघटक शामिल नहीं है। घटकीय बुद्धि पहली चीज मैंने बताया, इसके अंदर कौन से उपघटक नहीं है। तो इसके अंदर कौन से उपघटक नहीं है वो मैं आप बता, मीठा घटक था उसमें, निष्पादन घटक है ना, ये नहीं संबंधित होगा, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हालांकि मैंने आंसर बता दिया, इसका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अंकगणित। अंकगणित डिसेबिलिटी आ जाए, आप डिसकैलकुलिया आप जाएगा, बाकी डिस्लेक्शन संबंधित डिसेबिलिटी है। डिसलेक्सिया जो पढ़ने से संबंधित नहीं योग्यता या लर्निंग डिसेबिलिटी बोल सकते हैं। लेखन संबंधी लर्निंग डिसलेक्सिया कहते हैं। लेखन संबंधी बोलिएगा, गलत बोल दिया, माफी चाहूँगा, वो होती है पढ़ने संबंधित डिसेबिलिटी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था या विकास का सिद्धांत, उनकी 5 अवस्थाओं का सही क्रम बताइएगा। हमने इससे पहले पढ़ा था, इनका शिष्य हुआ करता था एरिक्सन। तो एरिक्सन की हमने 8 अवस्थाएं देखी थी, उन्होंने दिया था सिद्धांत मनोसामाजिक, ठीक है। तो ये आपके सिगमंड फ्रायड का ही शिष्य था, ठीक है। तो इन्होंने दिया था मनोलैंगिक, जिसे बोलते हैं साइको एनालिसिस थ्योरी या साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। तो इसकी 5 अवस्थाएं थी, कौन कौन सी थी, देखो मैं लिख देता हूँ, मैंने ये याद कर रखी है। LPG, यानी देखो हालांकि इसमें एक क्रम गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी 5 अवस्थाएं याद हो जाएंगी। O से हो जाएगी ओरल, A से हो जाएगी एनाल, फिर इसके बाद ये L है ना, ये L इधर कर दो, फिर P को आगे ले आइए, मैं तो याद करने के लिए ये ट्रिक बनाई थी। P से हो जाएगी फेलिक स्टेज, L से हो जाएगी लेटेंट स्टेज और G से हो जाएगी जेनिटल। तो इस प्रकार ये 5 कह सकते हैं अवस्थाओं को याद रख सकते हैं। तो जैसे कि इसमें से देख लीजिएगा इंग्लिश में कौन कौन सी, पहले ओरल किस किस में आ रहा है ये देखिएगा। एक तो पहले नंबर की में आ रहा है, एक आ रहा है आपके तीसरे की में। देखो ओरल के बाद यहाँ पे फेलिक कह दी, जबकि मैंने ओरल के बाद एनाल बताई थी, आपको ध्यान होगा, तो ये तो होगी नहीं। फिर बचा है 3 नंबर ऑप्शन, यही हो जाएगी। इनकी उम्र ध्यान रख सकते हैं, जैसे ओरल है इसकी 0 से 1 वर्ष, एनाल है इसकी 2 से 3 वर्ष, फेलिक है इसकी 4 से 6 वर्ष, लेटेंट है इसकी 7 से 11 वर्ष, जेनिटल है इसकी यहाँ पे, जेनिटल बोलो या जेनिसियल बोलते हैं सही, तो ये हो जाएगी आपकी 13 के वर्ष के बाद, जो भी होगी, ठीक है। तो ये है, बाकी इनकी विशेषताएं याद रख सकते हैं। इसमें से देखो मैं इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। जो आपकी फेलिक स्टेट है, वो फेलिक स्टेज है, इसमें आती है आपकी एक तो इलेक्ट्रा ग्रंथि सुनी होगी, जो आपकी कह सकते हैं गर्ल्स में पाई जाती है, इसका अट्रैक्शन हुआ फादर के साथ। एक होती है ऑडिपस, ऑडिपस ग्लैंड होती है, ये बॉय में संबंधित होती है और इसका संबंध होता है माता से, ठीक है। और कई विशेषता है, एक आप लेटेंट भी याद रख सकते हैं, यानी इसमें बच्चे हैं क्रिएटिविटी की ओर चले जाते हैं। बाकी जेनिटल स्टेज में इसमें एक शब्द याद रख सकते हैं नार्सिसिज्म, ये शब्द पूछा जाता है,
यानी स्वयं से प्रेम करना। और ध्यान रखना है ये किशोरावस्था में कम होता है, लेकिन ये ज़्यादातर आपकी शेष अवस्था में ज़्यादा पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पेवलोव या पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण में कौन सा कालिक क्रम सीखने के सर्वाधिक प्रभावित करेगा। जब आप पावलोव के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे सिद्धांत उन्होंने दे दिया, कंप्लीट भी हो गया, तो उनके बाद है कुछ उन्होंने अनुबंधन की विधियाँ बताई। अनुबंधन की विधियाँ क्या होती हैं ये बताइएगा। उन्होंने जो पैरोटिस ग्लैंड पे प्रयोग किए थे आपके पावलोव ने कुत्ते पर, कि कुत्ते को किस टाइम पे भोजन या घंटी देने, चाहे तो वो भोजन दे दीजिए या घंटी दीजिए, कैसे कैसे देनी है जिससे कि उसकी लार निकल जाए, या कब हम भोजन दें जब से लार ना निकले। तो उन्होंने अनुबंधन की 4 विधियाँ बताई। वो 4 विधियाँ ये हैं। पहली थी समकालिक का मतलब यहाँ पे देखो प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से, इसे कोई तो सिमुलेंटेनियस बोलेगा और मैं इसे बोलेगा सिमुलेंटेनियस। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक होती है, हालांकि आपको 4 नाम दे रखे हैं, मैंने तो इसे ऐसे याद रख रखा है कि STM को TV हुआ। ये अनुबंधन की 4 विधियां हैं। हालांकि इसमें आपके 5 शब्द आ रहे हैं और इसमें 4 दे रखे हैं, तो इसमें से जो साइलेंट है वो M हो जाएगी। बाकी मैंने तो याद कर रखा है SDTV ऐसे रख सकते हैं, या STM को TV हुआ। A से बनेगा सिमुलेंटियस, D से बनेगा आपका विलंबित या डिले, और T से बनेगा आपका ट्रेस जैसे संकेत कहेंगे, B से बनेगा बैकवर्ड, ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है ये सुन लीजिएगा। इसमें से सबसे प्रभावी कौन सा होगा, तो प्रभावी होगा विलंबित। यानी विलंबित क्यों होगा, इसे डिले लर्निंग बोलेंगे, डिले DELAYE, यानी डिले कंडीशनल बोलेंगे, लर्निंग क्यों बोलेंगे, कंडीशनल यानी अनुबंधित। इसका मतलब होता है सिंपल सा समझो, पहले आपने घंटी दो, घंटी की आवाज़ के 2 या 5 सेकंड बाद है भोजन दो। निश्चित तौर से जैसे घंटी की आवाज़ सुनेगा ऑलरेडी वो कुत्ता भूखा ही होगा, तो जैसे लार निकालने लग जाएगा कि भोजन आ रहा है और सही व्यवस्था हो रही है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है। समकालिक का मतलब होता है कि कुत्ते को घंटी और भोजन दोनों एक साथ दे दो, तो उससे वो खुद ही कन्फ्यूज हो जाएगा कि घंटी की आवाज़ आई तुरंत तो उसका भोजन आ गया, क्योंकि वो पिंजरे में ही बनता है ना। तो इस प्रकार के जब प्रयोग किए गए तो ये कोई मतलब का नहीं है, यानी समकालिक का कोई सेंस नहीं आता, क्योंकि घंटी भी साथ ही दे रहे हो, भोजन भी साथ दे रहे हो कुत्ते को। इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन था। अब संकेत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये था, टेस्ट इसे कंडीशन बोलते हैं, कि कुत्ते को पहले तो घंटी की आवाज़ दे दो, यानी जो CS बोलते हैं घंटी की आवाज़, घंटी को हम CS बोलते थे, ये ध्यान रखना है। कंडीशनल स्टिमुलेट था, और जो भोजन होता था ना उसे बोलते थे हम UCS, इसे बोलते थे अनकंडीशनल स्टिमुलेट। कि इसका मतलब संकेत का मतलब होता है कि उसे CS यानी घंटी की आवाज़ दे दो, इसके बाद भोजन दे ही मत, यानी उसे बहुत समय बाद दो, बीत जाएगा आधा घंटा तो जो लार पारती वो सब समाप्त हो जाएगी और मुंह में हो जाएगा उसका सूखा कुत्ते का। तो ये उससे संबंधित था, इसका भी कोई सेंस नहीं था। बाकी पश्चिमगामी का मतलब ये है कि पहले भोजन दे दीजिएगा और उसके बाद घंटी दे दीजिएगा, घंटी की आवाज़, तो कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो भोजन खा के आराम से सोएगा। तो ये भी कोई मतलब का नहीं था। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था वो था विलंबित, पहले आप घंटी की आवाज़ दो, उसके 2-3 सेकंड बाद भोजन दो, तो ये लार से संबंधित था। तो यही सबसे प्रभावी माना गया, बाकी तो सभी बेकार थे। ठीक है, तो ये 4 विधियाँ हैं, ये याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यीकरण की क्षमता का विकसित किया जाती है या विकसित होती हैं। तो सिंपल था यार, इसमें तो देखो 0 से 2 वर्ष या 1.5 वर्ष, ये 2 से 7 वर्ष, और ये 7 से 11 और ये 11 के बाद, तो इसी में होते हैं आपके, चाहे तो हाइपोथेसिस थिंकिंग हो, चाहे निगमनात्मक यानी जिसे डिडक्टिव थिंकिंग बोलते हो, या और प्रकार की जो भी अच्छे से अच्छे कार्य हों बच्चे कर सकते हैं इसमें, चाहे वो सामान्यीकरण हो, चाहे अमूर्त चिंतन हो, या आप इसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं, वो भी संबंधित इसी से होती है। ये विशेषता है हर अवस्था की अपनी। तो इसमें जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, जो लास्ट स्टेज थी चीन प्याजे की, इसकी ये विशेषता होती है, जैसे अमूर्त चिंतन करना, सामान्यीकरण करना, निगमनात्मक सोचना, डिडक्टिव सोचना, इंडक्टिव सोचना, हाइपोथेसिस थिंकिंग के थ्रू सोचना, ये सभी चीज़ें कर सकता है इस अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। जैसे स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य देना करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। संवर्धन कार्यक्रम एनरिच प्रोग्राम होते हैं, ये जो प्रतिभाशाली वाले होते हैं उन्हीं के लिए होती है। बाकी उपचारात्मक शिक्षण नहीं कर सकते इसमें, ये
उनके लिए होता है जो बच्चे सीख नहीं पाते हैं और सीखने में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, तो उनके उपचार के लिए किया जाता है। ये आपका 3 नंबर ऑप्शन है, यानी जो उपचारात्मक शिक्षण है। इसमें से पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो 3 नंबर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कौन सा है समावेशी शिक्षा के एक सिद्धांत नहीं है। जो पृथक्करण का नियम है ना, इसमें या पृथक्करण का सिद्धांत है, अलग करके पढ़ाइए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाना है समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग, सभी को एक साथ रख के। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सहयोग करना, विविधता का जश्न मनाने का सिद्धांत और शिक्षा के अधिकार का सिद्धांत, ये पॉजिटिव में गलत था, वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा तरीका है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाती है तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाते हैं, यानी हर एक अपने तरीके से सीखता है। तो इसमें देखो व्यक्तिगत अनुदेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, यानी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ में कमी आ रही तो प्रत्येक छात्र को ये अनुदेशन दे सकते हैं। पाठ्यक्रम अनुकूल होना चाहिए बच्चे के अनुसार, उसमें शैक्षिक क्रिया हों, अशैक्षिक क्रिया भी हों, यानी जैसे सिर्फ पढ़ने से संबंधित हो, खेलकूद की शिक्षा भी हो, ऐसा आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी करिकुलम। और सिर्फ विद्यार्थी की क्षमता के ज्ञान हो, ये भी बात पॉजिटिव बात है। जो गलत है वो है विद्यार्थियों को बड़ा समूह, ऐसा इसका कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि जब आप व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहे हो तो पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति की बात की जाएगी, इसमें बड़े समूह की बात नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की आवश्यकता पूरा करने में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि उन्हें मुख्य धारा से बाहर नहीं कर रखना चाहिए, केवल यही नेगेटिव था, बाकी सभी पॉजिटिव है पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि बिना भेदभाव के विद्यालय में प्रवेश देना सही बात है। सुलभ बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, ये भी बात सही है। उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना, ये भी बात सही है। लेकिन मुख्य धारा तो उनकी है ना, उससे ही अलग कर रहे हैं, तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन वो हैं जो 3 से 4 क्वेश्चन हर परीक्षा में बनते हैं कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन है गलत बताइएगा। जैसे विकास परिपक्वता एवं बात है, ये सही है। प्रारंभिक विकास तुलना में बाद में विकास अधिक गंभीर होता है, ये गलत है, क्योंकि नींव रखी जाती है शेष अवस्था से। ये अगर प्रारंभिक विकास है वो, ये कहेंगे हम, इस स्टेटमेंट को ऐसे बोल सकते हैं, देखो कि प्रारंभिक विकास वो अधिक गंभीर होता है बाद की उम्र से, आप ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं बाद की उम्र से प्रारंभिक विकास है वो बहुत ही अधिक गंभीर होता है या इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वजह से ये कथन गलत है, इस वजह से 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी है ऑप्शन नंबर 3, विकास से पैर होता है, जिसे सेपेलू ऑर्डर कहते हैं। ये ऑर्डर होता है, यानी दिशा को बताता है विकास की, और विकास है केंद्र अच्छे से छोड़ के हो रहा है, जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। यानी ये तो पहला था सेपेलू ऑर्डर, दूसरा था प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये दोनों सही थे कथन, और पहला भी गलत था, वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें नया मिला था, ये इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन हमने भी नहीं पढ़ा था कि समावेशी से त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हालांकि त्रिआयामी सिद्धांत हम जानते हैं किसका था, 3D मॉडल, जैसे 3 डायमेंशनल थ्योरी बोलते हैं, ये गिलफोर्ड की थी। ये बुद्धि चैप्टर में पढ़ी थी हमने, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है ये, लेकिन ये बुद्धि से संबंधित है। लेकिन ये कह रहा है समावेशी शिक्षा से, तो इनका नाम आता है ग्रिफिथ, कूपर और रिंग लावेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है समाजीकरण का अर्थ क्या होता है कि हम सामाजिक संबंधों में जितनी परिपक्वता आनाई वही समाजीकरण कहलाता है। ये श्रीमती हल्लॉक की परिभाषा थी, जब मैं शुरुआत का क्वेश्चन करा रहा था 2 या 3 नंबर का, तब मैंने बताया था कि एक परिभाषा भी पूछी गई है समाजीकरण से, जो श्रीमती हल्लॉक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे, जो बात करने वाले हैं ये आपके एस्टेट का TGT हिंदी पेपर है, जो आपका 3 दिसंबर 2023 को ये परीक्षा कंडक्ट करवाए हैं। 30 क्वेश्चन तो CDP के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि धीमी गति के अधिगमकर्ताओं के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप है वो उपयुक्त नहीं रहेगा। आपने सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो त्वरण है ना, जिसे एसिलरेशन बोलते हैं, ये प्रतिभाशाली बच्चों की एक विशेषता होती है। हमने यही पूछा था कि धीमी गति के जो भी अधिगमकर्ता के लिए कौन सा इसमें से शैक्षिक हस्तक्षेप है उपयुक्त नहीं है, तो 1 नंबर हो जाएगा। बाकी ये तीनों हैं वो अधिगमकर्ता जो धीमी गति से सीखते हैं ना, उनके लिए होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। यानी जो आपके जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत था उसमें इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी। उन 4 अवस्थाओं का नाम है SPCF के नाम से याद रख सकते हैं, और F की जगह पे A भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि आपकी जो 4 अवस्था है ना, इनके नाम इस प्रकार हैं कि जो आपकी पहली अवस्था है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, सेकंड है वो प्री ऑपरेशनल है, तीसरी है कॉन्क्रीट जिसे मूर्त सक्रियात्मक हम बोलते हैं, 4 नंबर की है जिसे अमूर्त सक्रियात्मक बोल सकते हैं, जिसमें आप फॉर्मल ऑपरेशन बोल सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल बोल सकते हैं अवस्था को, ठीक है। तो इस वजह से F/A कर दिए मैंने ये दोनों नाम के लिए। इसमें से जो आपकी कॉन्क्रीट वाली है ना, उसकी इसमें 3 विशेषताएं तो दे रखी हैं और जो नहीं है वो चूज करनी है। तो आपको अब मालूम हो चुका होगा जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है वो तीसरी अवस्था है जीन पियाजे की, उसकी एक विशेषता नहीं है, वो बतानी है। जैसे कि पहली उत्क्रमणीयता, ये तो पलटा विचिंतन पाया जाता है, मूर्त सक्रियात्मक की विशेषता होती है। क्रमबद्धता ये भी होता है, और संरक्षण ये भी होता है, कंजर्वेशन, ये तीनों तो होते हैं, लेकिन जीववाद नहीं होता है। तो फिर जीववाद को इंग्लिश में कहते हैं एनिनिज्म। एनिनिज्म का मतलब होता है कि जिनकी उम्र 2 से 7 होती है, जो जीन पियाजे की आपकी दूसरी अवस्था होती है प्री ऑपरेशनल, उसमें ये विशेषता पाई जाती है कि बच्चा है निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है, और सजीव है उसे तो समझेगा सजीव, लेकिन जो सजीव नहीं है उसे भी निर्जीव है उसे भी सजीव समझने लग जाता है। इसे कहते हैं जीववाद, जिसे इंग्लिश में एनिनिज्म कहते हैं। तो यही विशेषता है वो आपके मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं होगी। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर बच्चे से कहे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो अगर बच्चा है यहाँ पे, अगर बच्चे से पूछा जाए कि 100 पैसों में कितने रुपए हैं, अगर वो जवाब दे दे तो हम ये कहेंगे निश्चित तौर से उसमें रिवर्सिबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग हो गई है या उसमें विकास हो चुका है, यानी पलटावी क्षमता का। क्रमबद्धता का मतलब ये है, आपने श्रेणी क्रम पढ़ा होगा, आप रीजनिंग में जैसे 2, 4, 6 आगे आप डैश डैश करके रिक्त स्थान करके पूछते हैं कि इसके अगले स्टेप क्या होंगे। अगर बच्चा बता पाए 8, 10 और 12 आएंगे तो निश्चित तौर से हम ये कह देते हैं उसमें श्रेणी क्रमबद्धता का समझ विकसित हो गई है। संरक्षण का मतलब होता है कि उसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, LPH की अगर जानकारी हो जाए तो निश्चित तौर से बच्चा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। यानी कोई चीज़ कितनी बड़ी छोटी, और आप मतलब ये है कि वो आयतन के बारे में मोस्टली सब चीज़ें समझ जाता है, ये है कहने का मतलब, ठीक है। तो ये 3 विशेषता थी, एक नहीं थी, वो थी जीववाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 नंबर कि एक अधिगम कठिनाई जो बच्चे के लिए वर्ण और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की डिसेबिलिटी क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हालांकि रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, यानी जो कह सकते हैं पढ़ने संबंधी अक्षमता होती है। बाकी डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित होती है, डिस्कैल्कुलिया होती है गणित की गणनाओं से संबंधित। तो आप आसानी से पहचान सकते थे कि आप वर्णों और शब्दों में अंतर नहीं कर पा रहे, यानी वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो रीडिंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ है वो लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझने की ज़रूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि मानी जाती है? इस विधि को कहेंगे विराम विधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस्ड मेथड। इस प्रकार के हैं, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। पूर्ण विधि का मतलब होता है आप एक ही बार में हॉल रूप में उसे समझ जाए, वो हो जाएगी। अविराम का मतलब आप कंटिन्यूस विधि चलती रहती है। प्रासंगिक का मतलब होता है रैंडमली अपने आप सीख जाना जो भी चीज़ें, तो ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसका तो राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें बताइएगा समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है, इसका यानी मीन्स क्या है? तो हम ये कहेंगे सभी बच्चों के लिए शिक्षा, वो चाहे आपका विकलांग हो या डिसेबिलिटी हो कोई अन्य प्रकार की, या देख नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, यानी प्रतिभाशाली हो, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे वो औसत बुद्धि वाला हो, हम ये कहेंगे सभी को हम एक साथ शिक्षा देंगे, इसीलिए कहते हैं समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, शायद PGT का करवाया था, नहीं सॉरी PRT का करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। ये स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत जिसे ट्राई आर्क थ्योरी बोलते हैं, बुद्धि के
किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है, यानी किन 3 पॉइंटों की बात की गई है। घटकी की बात की है जिसे हम कंपोनेंशियल बोलते हैं, अनुभवजन्य को हम बोलते हैं ऑपरेशनल, सॉरी ऑपरेशनल क्यों बोलेंगे उसे, एक्सपीरियंशियल बोलेंगे, ठीक है। बाकी है संदर्भात्मक होती है एक, जिसे बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। इसमें कॉन्टेक्चुअल लिख रखा है तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगी संदर्भात्मक कॉन्टेक्चुअल, अनुभवजन्य हो जाएगी एक्सपीरियंस, और घटकी बुद्धि हो जाएगी ये वाली। बाकी संक्रिया की बात नहीं की है, तो संक्रिया किस में आती है, ये आपने अगर गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसे 3 डायमेंशनल थ्योरी बोलते हैं, तो उसमें COP पढ़ी होगी आपने। ये विमाएँ होती, सॉरी विमाएँ बोल सकते हैं, आयाम होते हैं डायमेंशनल, तो उसमें ऑपरेशनल होती है ना, उससे संबंधित यहाँ पे एक पॉइंट डाल के इन्होंने पूछ दिया है। हमें पूछा है कि किन 3 पहलुओं की बात की गई है, ए की कही गई है, बी की कही गई है और डी की। तो ABD किसमें है, 3 नंबर ऑप्शन, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान हो तो PRT में ये क्वेश्चन अच्छा पूछा था उन्होंने, मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, कि रॉबर्ट वर्ग हैं जो त्रितंत्री सिद्धांत है, तो उन्होंने पूछा था जो घटकी इसे कंपोनेंशियल बोल रहे हैं, इसकी कह सकते हैं उप घटकी कितने माने गए हैं इस प्रकार की, या उप अवस्थाएं कितनी मानी गई हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, हमने ऑलरेडी PRT वाले क्वेश्चन पेपर में कर लिया है, लेकिन इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से, ठीक है। इसकी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम है वो आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है। तो आनुवांशिकता के नियम जब भी पढ़ेंगे तो उसमें देखो एक समानता का नियम आता है, यानी जैसे पेरेंट्स है वैसे बच्चे उत्पन्न होना। भिन्नता का मतलब है कि जो माता पिता अगर होशियार हो उसका बुद्धू यानी मूर्ख बच्चा पैदा हो जाए, तो इस प्रकार के यानी भिन्नता का, यानी कह सकते हैं पेरेंट्स से अलग लक्षण हो, ऐसे कह सकते हैं। प्रतिगमन का मतलब होता है उल्टे लक्षण वाला, कह सकते हैं विपरीत लक्षण वाला, तो ये भी था। लेकिन प्रगति का जो नियम है ना, इस प्रकार की बात नहीं कही जाती है आनुवांशिकता के नियम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है फिर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो समानता, भिन्नता और प्रतिगमन, ये सभी आनुवांशिकता नियम आते हैं जब आप डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, विकास, तो विकास के अंतर्गत आती है ये सभी चीज़ें, ठीक है। जैसे आनुवांशिकता का बच्चे की विकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, वो वातावरण का किस प्रकार पड़ता है प्रभाव, तो उनमें आते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सामाजिक अधिगम के अंतर्गत संदर्भ में, यानी सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक उपयोगी रही है। देखो सामाजिक की बात करें ना, तो उसमें ऐसी विधि देख रही होती है तो जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष रूप से सीखे, और वो भी छात्रों के समूह के रूप में, तो वो क्षेत्रीय भ्रमण विधि हो जाएगी, जिसे फील्ड ट्रिप बोलते हैं। इसमें बच्चा है एक तो समूह में रहेगा, और वो प्रत्यक्ष रूप से सब चीज़ें देख पाएगा और समझ पाएगा, और अब जितनी भी उसके सेंसर होते हैं, यानी जो संवेदी अंग होते हैं निश्चित तौर से, उनसे अनुभव कर पाएगा। और जो प्रत्यक्ष रूप से सीखा गया ज्ञान है या संवेदियों द्वारा सीखा गया ज्ञान है, वो कैसा होता है, स्थायी होता है, उससे अधिगम प्रभावी होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे। अगर यहाँ पर क्षेत्रीय भ्रमण नहीं होता फिर हम कौन सा आंसर लगाते, तो फिर हम लगाते प्रयोग विधि, क्योंकि ये भी एक सामूहिक ही मानी जाती है, ठीक है। तो आप पे ध्यान रखना है इसमें, अगर हमें क्षेत्रीय भ्रमण दे रखा है या क्षेत्र भ्रमण, तो ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सही कूट बताइएगा। देखो अधिगम को प्रभावित मोटिवेशन सबसे बेस्ट करेगा। अभिक्षमता का मतलब यहाँ पे एप्टीट्यूड है, जो जन्मजात क्षमता होगी तो निश्चित तौर से वो भी प्रभावी रहेगी। अभिरुचि का मतलब अगर इंटरेस्ट है तो निश्चित तौर से आप, जैसे कहते हैं अगर आपको सीखने में रुचि है तो निश्चित तौर से आपका अधिगम बढ़िया हो जाएगा। बाकी अवदान का मतलब यही है कि अगर आप ध्यान से कोई चीज़ देखते हैं तो निश्चित तौर से वो भी अधिगम बढ़िया हो जाएगा, यानी ये है कि वो अधिगम प्रभावी हो जाएगा। तो हम ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो आप है इन सभी ऑप्शनों को देखिएगा, हम ये कहेंगे शिक्षक का शारीरिक रूप है वो आपकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, चाहे वो मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, कैसा भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब होता है कि एक तो उसके विषय वस्तु पर अच्छा ज्ञान हो, यानी जिस सब्जेक्ट का है वो मास्टर होना चाहिए, यानी मास्टरी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। संप्रेषण कौशल का मतलब ये है कि उसके उच्चारण वगैरह बोलचाल उसकी ठीक ठाक होनी चाहिए। और मानसिक स्वास्थ्य का मतलब यही है कि वो स्वस्थ होना चाहिए मानसिक रूप से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो हमें कह सकते हैं जो सही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11वां है
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ऑलरेडी पीआरटी और पीजीटी का क्वेश्चन पेपर किया है, तो उसमें मैंने बताया रहता कि ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में। तो ध्यान रखना है, जो भी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जेबीटी में, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को इसी के मिलेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है, हमें बताना है कौन सा सिद्धांत इसमें से विकास का नहीं है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का उत्पाद है। ये बात सही है, क्योंकि दोनों का ही रोल रहता है 50-50%। आप इसका एक का नाम पर्टिकुलर लेके नहीं कह सकते, ठीक है। बाकी विकास पैटर्न पूर्वानुमेय होता है, यानी प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इन तीनों गुणों के आधार पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर बच्चे का मानसिक विकास अच्छा है तो उस आधार पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर उसका व्यवहार अच्छा है और या शारीरिक रूप से अष्टपुष्ट है तो उस आधार पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और यानी मोस्टली यही है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व्यवहार के आधार पर ही, ठीक है। तो ये भी बात सही है। बाकी है विकास है रेखीय पथ का अनुसरण करता है, ये गलत है। स्पाइरल होता है, यानी हम ये कह सकते हैं ये वर्तुलाकार विकास होता है, न कि ये रेखीय होता है, ठीक है। बाकी विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, ये बात सही है। तो जो गलत थी वो 3 नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमें पूछा था कि विकास का एक सिद्धांत नहीं है, वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, इनमें से कौन सी कह सकते हैं किशोरावस्था सामाजिक विकास का एक सामान्य विशेषता नहीं है। यानी इनमें से किशोरावस्था की कौन सी एक इसमें से सामान्य विशेषता नहीं है, वो बतानी है। तो आपने ऑप्शन नंबर 1 देखिए, माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, किशोरावस्था की सबसे बड़ी पहचान यही होता है कि वो अपने आप को समाज में एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। यही सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसमें कह सकते हैं उसका ऐसे कह सकते हैं ये उम्र ऐसी होती है, इसमें बच्चे के कह सकते हैं गलत संगति होना, या मतलब अपने पद से विचलित हो जाता है, यानी भटक जाता है। इस प्रकार के गुण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि वो अपने समाज या माता पिता समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। बाकी नया सामाजिक समूह बनाना, यानी दोस्त बनाना, उसकी एक प्राथमिकता रहती है। पहचान की खोज है, यानी है वो खुद ढूंढता रहता है कि मेरा रोल क्या है समाज में और मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसके लिए एरिक्सन ने एक मनोबल सामाजिक सिद्धांत दिया था, जिसमें 5वीं व्यवस्था थी। उसकी विशेषता यही थी कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। बच्चा है खुद को पहचान नहीं पाता है और क्या भूमिका है उसकी समाज में वो भी नहीं पहचान पाता है। वीर पूजा का मतलब यही है कि जैसे वो आइडियल मानता है तो उसकी पूजा करता है निश्चित तौर से। तो हीरो वर्शिप होता है जिसे बोलते हैं। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि वो अपने समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। यही एक किशोरावस्था की सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता मानी जाएगी, ठीक है, नहीं मानी जाएगी। बाकी तो ये तीनों थी नीचे की 2 3 4 और जो 1 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं है। सरल से कठिन, बिल्कुल सही बात है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ये भी बात सही है। ज्ञात से अज्ञात, लेकिन जो अमूर्त है ना, ये गलत है। यानी इसे मूल से अमूर्त हमें पढ़ाना चाहिए, ये शिक्षण सूत्र होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर फिर 2 सही हो जाएगा। हमें गलत पूछा था तो 2 नंबर है वो गलत हो जाएगा। सही होता तब हम ये कहते मूल से अमूर्त कहता, तब ये सही माना जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है 14वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है। यानी जो आपका ऐसे बोल सकते हैं, इसमें से इफेक्टिव लर्निंग का कौन सा एक है कह सकते हैं सिद्धांत नहीं है। जैसे मोटिवेशन है, यानी अभिप्रेरणा, ये तो होनी चाहिए, इससे अधिगम अच्छा होता है। व्यक्तिगत पहुंच का मतलब है प्रत्येक अगर किसी स्टूडेंट को व्यक्तिगत परेशानी आ रही तो उस तक अगर आप अपनी जो भी चीज़ है, चाहे वो शिक्षण विधि के दौरान या कोई टेक्निक के थ्रू या अन्य चीज़ों के द्वारा अगर उसकी हेल्प करते हैं तो निश्चित तौर से व्यक्ति पहुंच हो जाती है उसकी। यानी ये है कि वो अन्य जो भी बच्चे हैं उनके कंपटीशन में आ जाता है, ठीक है। यानी प्रत्येक व्यक्ति कह सकते हैं बच्चे का ध्यान रखना है, ऐसे प्रकार बोल सकते हैं। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है निष्क्रिय उपस्थिति, जिसे पैसिव आप अटेंडेंस बोलते हैं। निष्क्रिय का मतलब ये है कि बच्चा है अधिगम सही नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा, तो निश्चित तौर से ये निष्क्रिय का मतलब होगा इनएक्टिव। तो इनएक्टिव होता है वो एक है आपकी इफेक्टिव लर्निंग का गुण नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी फीडबैक का मतलब यही होता है कि जो भी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित आपको फीडबैक लिया जाता है कि आप कितना समझ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं तो उसका फिर निदानात्मक परीक्षण करेंगे,
फिर उसका उपचारात्मक परीक्षण करेंगे। तो ये फीडबैक उसी से संबंधित होता है, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित पूछना, ठीक है। तो ये भी मतलब ये प्रभावी शिक्षण का ये भी या प्रभावी अधिगम का एक गुण माना जाएगा, लेकिन जो गुण नहीं होगा वो होगा निष्क्रिय उपस्थिति। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, हर शिफ्ट में पूछे गए थे, यानी ये बुद्धि के चैप्टर में आते हैं। जब आप सभी सिद्धांतों को पढ़ लेंगे, उनके जो सामान्य गुण हैं उन्हें पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आते हैं ये कह सकते हैं परीक्षण। और ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हें याद करना बहुत टफ होता है, क्योंकि बहुत सारे बुद्धि परीक्षण हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखोगे कि कौन सा तो व्यक्तिगत है, कौन सा सामूहिक है। अब उनमें भी फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यक्तिगत में शाब्दिक कौन सा है, अशाब्दिक कौन सा है, यानी वर्बल कौन सा है, नॉन वर्बल कौन सा है। फिर सामूहिक में भी यही चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि कौन सा तो फिर आपका यहाँ पे व्यक्तिगत होगा, वो वर्बल होगा या नॉन वर्बल। सामूहिक होगा तो वो भी वर्बल या नॉन वर्बल है या मिश्रित वाला है, यानी मिक्सचर वाले। बहुत टफ होते हैं ये वाले, पर फिर भी अगर आप याद कर पाएँ तो बेस्ट है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो से याद रख सकते हैं। जैसे कि हमें पूछा था इसमें से क्रियात्मक परीक्षण कौन सा नहीं है, तो इसमें से स्टैनफोर्ड परीक्षण है ना, ये नहीं होगा। तो फिर ये कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा फिर आपका व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण माना जाता है ये, ठीक है। ध्यान रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ, ये व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। पास एलोंग परीक्षण है, ये संबंधित होगा आपका व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है। और आपका जो आपका जी लिख रहा है ना, को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये भी आपका होगा व्यक्तिगत अशाब्दिक। और जो सेगोइन फॉर्म परीक्षण है ये संबंधित होगा आपके ये तो क्रियात्मक परीक्षण संबंधित होगा। तो इसमें से फिर संबंधित कौन सा नहीं होगा, फिर यही नहीं होगा स्टेट और विनय परीक्षण। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आप ये सभी ऑप्शनों को पढ़िएगा। हम कहेंगे जो व्यक्तिगत भिन्नता है केवल आनुवंशिकता के कारण नहीं होती है, इसके साथ है पर्यावरण भी रोल रखता है। तो हम इस वजह से कहेंगे केवल आनुवंशिकता को हम कह सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं मानेंगे, इसमें पर्यावरण भी आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बाकी है आप सभी कथनों को पढ़ेंगे तो यह कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं होते, ये बात सही है। व्यक्तिगत भिन्नता विशेषताओं के संबंध में विचलन पाया जाता है या डेविएशन पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और 3 नंबर ऑप्शन है व्यक्ति भिन्नताएं या व्यक्ति भिन्नताएं अपनी समग्रता व्यक्ति को अलग करती है। यानी आप ऐसे आपने ट्राइड पढ़े होंगे सील गुण, तो हर व्यक्ति के अपने अपने गुण अलग होते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों कथन तो सही थे, 4 नंबर कथन था वो गलत था। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस प्रकार पूछा है कि वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थी को उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है। बस इसमें एक ही पॉइंट पहचानना था कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग है, वो प्रगतिशील शिक्षा की बात करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जो जॉन डीवी ने दी थी। ये ध्यान रखना है, यानी इसे प्रवर्तक माने जाते हैं और इसे विकसित करने वाले भी माने जाते हैं। हालांकि समावेशी शिक्षा भी यहाँ पे ऑप्शन देके इन्होंने कन्फ्यूज करके रखा था कि इसमें समावेशी शिक्षा होगा या प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा में यही ध्यान रखना है बच्चे को करके सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी उन्हें ऐसा कैसे माहौल दिया जाता है जिससे बात उस वातावरण में, यानी जिसमें उन्हें ये शिक्षा दी जा रही है तो वो इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। जो भी है शिक्षक है या जो स्टूडेंट है समूह है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस प्रकार पूछा है कि कौन सा युग्म है जो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है। जैसे एक तरफ तो अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक। जैसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, इसमें एटिकिंसन दे रखा है, जबकि एटिकिंसन है ये गलत है। क्यों है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो विलियम मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल मैंने नाम बोल रहा हूँ, विलियम मैकडूगल, ठीक है। बाकी आवश्यक पदानुक्रम का सिद्धांत है ये अब्राहम मैस्लो ने दिया था। प्रणोद सिद्धांत जिसे ड्राइव थ्योरी बोलते हैं या ड्राइव थ्योरी बोलेंगे तो ये वुडवर्थ से संबंधित है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है ये मैकलिंड ने दिया था, फिर बाद में एटकिंस भी जुड़ गए थे इसी के अंतर्गत, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें से ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, बाकी हैं सभी ऑप्शन सही थे। अब्राहम मैस्लो की जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है, इसमें 5 स्टेप दे रखे थे, इसे ध्यान रखना है। जो शुरुआत का होता है उसे निम्नतम बोलते हैं और जो लास्ट का होता है उसे उच्चतम बोलते हैं। इसकी ट्रिक है P/ के नाम से, आप इसे याद रख सकते हैं तो रख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रम का सिद्धांत
यानी पी से फिजिकल हो जाएगी, ये फिजिकल आवश्यकता होती है, जैसे भूख प्यास इस प्रकार की। दूसरी है एस का मतलब सेफ्टी, यानी उसे सुरक्षा चाहिए समाज में। अगर सुरक्षा मिल जाएगी तो फिर उसे प्यार चाहिए, और फिर प्यार मिल जाएगा तो फिर उसे सम्मान भी चाहिए, और फिर सम्मान मिल जाएगा तो फिर उसे मोक्ष चाहिए, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, स्वयं का यथाधिकरण। ठीक है, तो इस प्रकार के ये 5 स्टेप हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बाकी उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है, केवल यही पूछा जाता है, ये किसके द्वारा दिया गया, तो मैकलैंड, ठीक है, मैकलीलैंड है, और इनके साथ है एटकिंस, होंगे इसका नाम है, एटकिंसन का पूरा नाम। तो इन दोनों ने ही मिलकर दिया था, जिसमें शुरुआत मैकलीलैंड ने की थी, बाद में जुड़े थे आपके एटकिंसन। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ओवरऑल सभी अपने बात कर लिए। 19 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि जो आपका CCE होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ क्या होता है। लगातार परीक्षा लेना, तो ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि लगातार परीक्षा नहीं ली जाती हैं। केवल शैक्षिक उपलब्धि का मापन करना, ये भी गलत है। तो सही क्या है, हम कहेंगे अगर हमें उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षा लेंगे, ये बात सही है। शैक्षिक के साथ साथ आप शैक्षिक का मतलब ये है कि खेलकूद के द्वारा समझाना, या कोई अन्य टेक्निक के द्वारा या शिक्षण विधियों के द्वारा, जिसमें आप शैक्षिक के रूप में समझा सकते हो। तो ये दोनों पक्ष इसमें मूल्यांकन किए जाते हैं, शैक्षिक अशैक्षिक। शैक्षिक का मतलब वही है खेल के माध्यम से, यानी कोई टेक्निक के माध्यम से। तो हम ये कहेंगे BOC जिस ऑप्शन में 2 नंबर में दिखाई दे रही है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पावलर के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। जैसे ऑप्शन दे रखा है, उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त समय। इसके लिए अनुबंधन की मैंने 4 विधियां बताई थी, ऑलरेडी हम PRT वाले या PGT वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, वहाँ पे पूछा था। मैंने एक ट्रिक बताई थी, HDM को TB हुआ, इस प्रकार की ट्रिक थी, जिसमें M साइलेंट रहता है। तो इसमें से हमने बोला था एस का मतलब होता है सुमेलेंटेनियस, इसे बोल सकते हैं स्वाभाविक, एक तरह से प्रक्रिया होती है। बाकी D से डिले हो जाएगी, T से होगी ट्रेस, और B से होगी बैकवर्ड। इसमें से सबसे प्रभावी रहती है वो डिले रहती है, जिसमें घंटी की आवाज़ पहले दी जाती है, उसके बाद भोजन यानी 2-3 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद दिया जाता है। तो ये सबसे प्रभावी मानी जाती है। बाकी एस की बात करें तो इसमें साइमल्टेनियस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भोजन और घंटी एक साथ दिए जाते हैं। और ट्रेस का मतलब क्या होता है, ट्रेस का मतलब होगा देखो, अब मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इतना बता देता हूँ कि ये डिले वाला है ना, ये सबसे प्रभावी रहता है। और जो बैकवर्ड वाला है ना, इसकी बता देता हूँ विशेषता, इसमें पहले भोजन दिया जाता है, बाद में घंटी दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, एक तो जहाँ में ट्रेस वाले में। और हालांकि ये साइमल्टेनियस है, इसका मतलब यही है कि दोनों एक साथ दिए जाते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने यही चीज़ बता दी है, ये आपके अनुबंधन की 4 प्रक्रिया थी। बाकी उद्दीपकों की पुनरावृत्ति, यानी जो है घंटी की आवाज़ थी, उसे बार बार उसकी पुनरावृत्ति करना, इसे संबंधित है। बाकी नियंत्रित वातावरण का मतलब यही है कि जो भी घंटी की आवाज़ है वो पर्टिकुलर एक स्थान से आए। इस घंटी की आवाज़ कई प्रकार से हो सकती है। ठीक है, जहाँ से नियंत्रित वातावरण का मतलब यही होता है कि वही घंटी दी जाए जिससे उसे अनुबंधित करनी है। ठीक है, यानी उसके घंटी की आवाज़ के थ्रू है, पहले घंटी की आवाज़ दी जाएगी, फिर उसके बाद भोजन दिया जाएगा। इसमें घंटी की आवाज़ में अन्य चीज़ें भी आ सकती है, मंदिर की घंटी हो सकती है, कोई अन्य वस्तु की घंटी हो सकती है। तो जिससे क्या है कि उसका जो अनुबंधन हो रहा है ना, वो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से नियंत्रित वातावरण में हो। प्रेरक की कमी इस प्रकार का ये गलत है, क्योंकि उसे घंटी के बाद भोजन दिया जा रहा है, तो फिर प्रेरक की कमी कहाँ रही। प्रेरक की कमी जब रहेगी जब आप उसे घंटी के बाद भोजन ना दें। ठीक है, तो इस वजह से इससे कोई भी धनात्मक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का ये कथन था, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, मिलान चिन्ह होता है। बहुविकल्पी, जो आपको ये क्वेश्चन दिया है बहुविकल्पी है, तो ये होता है। रिक्त स्थान वाले होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो ये भी होते हैं, लेकिन जो सही नहीं है वो हो जाएगा 2 नंबर। जो विश्लेषणात्मक होते हैं ना, ये आपके निबंधात्मक में आते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना, उनका एक प्रकार माना जाता है विश्लेषणात्मक, और जो आलोचनात्मक इसी में आएंगे निबंध वाले में। ठीक है, विवरणात्मक जिसे डेस्क्रिप्टिव बोलते हैं वो भी इसी में आएंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि निबंधात्मक से और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है। ध्यान रखना है, जब भी हम लॉरेंस कोल्बर की बात करते हैं, उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, और उन्हीं का सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, उनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। लेकिन कोल्बर के ना
वो इन्हीं का शिष्य था जीन पियाजे का। तो इससे पहले तो जीन पियाजे ने कह सकते हैं नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, लेकिन इन्होंने उसे छोड़ दिया था। फिर ये संज्ञानात्मक पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, तो फिर उनका शिष्य रहा था आपका कोहलबर। उसे इंटरेस्ट था, इस वजह से उसने नैतिक विकास सिद्धांत को आगे बढ़ाया। 3 लेवल 6 स्टेज में डिवाइड कर रखा था। लेकिन ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में कि जीन पियाजे ने कौन से प्रकार बताए थे। तो उन्होंने बताए थे, एक तो प्रायिक नैतिकता बताई थी और एक स्वायत्तता, इन दोनों पर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो ध्यान रखना है। तो लेकिन हमें क्वेश्चन और टाइप से पूछा है उसने, हमें तो ये बताइएगा किशोरावस्था से कौन सा संबंधित है। तो वो होता है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, जिसे बोलते हैं ऑटोनोमस मॉरलिटी। तो ये हो जाएगी आपकी किशोरावस्था से संबंधित। अगर बाल्यावस्था पूछता तो फिर ये वाली हो जाती जो प्राय नैतिकता है, ये बाल्यावस्था से संबंधित है। ठीक है, चाइल्डहुड से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है कि जो भी दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं तो इनकी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है, तो इनमें से कौन सी होगी वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, एक सेकंड में। तो इनमें हो जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी इसमें से सहायक सामग्री उपयोग नहीं होगी। जैसे कि देख नहीं पाते उनके लिए ब्रेल सामग्री उपयोगी रहेगी। बोलती हुई किताबें भी इम्पोर्टेंट रखेंगी। उभरते हुए चित्र वाली जो भी चीज़ें होंगी, मानचित्र हो, किताब हो, या कोई चीज़ थ्योरी हो, तो ये सभी मायने रखेंगी। लेकिन फ्रेम स्ट्रिम्स है ना, या स्टेप्स बोलते हैं, जब बच्चा दृष्टिबाधित है ऑलरेडी, तो वो देख ही नहीं पाएगा इन फिल्म स्टेप्स को, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमें यही पूछा था कौन सी सामग्री उपयोगी नहीं है, तो वो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन ब्रेल सामग्री, बोलती किताबें, उभरते हुए चित्र या उभरते हुए मानचित्र, ये सभी इनके दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सामग्री मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लॉरेंस कोहलबर्ग यानी कोहलबर्ग ने के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था है जो पारंपरिक नैतिकता का स्तर नहीं है। हालांकि हमने यही क्वेश्चन अभी किया था, ये वाला, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था संबंधित है। यही सिद्धांत इन्होंने आगे बढ़ा के इन 3 लेवल और आपकी 6 उप स्टेजों में बांटा था। तो आपको ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी अवस्था है जो परंपरागत है, यानी परंपरागत का मतलब जो आपकी कन्वेंशनल लेवल होता है सेकंड, उस स्तर से संबंधित नहीं है। आपको ये तो मालूम होगा, इन्होंने 3 लेवल, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 इनमें डिवाइड कर रखा था। तो प्रथम लेवल का होता है ना, इसमें 2 अवस्थाएं थी, और 2 सेकंड लेवल था, उसमें भी 2 अवस्थाएं थी, और थर्ड था, उसमें भी 2 अवस्थाएं थी। इन अवस्थाओं के नाम अलग अलग दे रखे हैं, हर अवस्था के अपनी अपनी विशेषता है उस आधार पर। तो ये 6 अवस्थाएं थी। आप अब ये बताइएगा कि जो आपकी, जैसे इसे पहली वाली को बोलते हैं प्री कन्वेंशनल, दूसरी वाली को बोलेंगे कन्वेंशनल, तीसरी वाली को बोलेंगे पोस्ट कन्वेंशनल। तो इनमें अब हमें ये बताइए कि जो मध्य वाली होती है ना, कन्वेंशनल, परंपरागत बोलते हैं इसे या पारंपरिक, तो इसकी कौन कौन सी विशेषता इसमें नहीं है, ये बताइएगा। ठीक है, तो अब सुनिएगा, अब हम प्रत्येक की विशेषता की देखते चलेंगे। जैसे व्यक्तिगत एवं विनिमय, यानी इसे बोलते हैं, या तो आप है ये कह सकते हैं, जो आपकी पहली अवस्था होती है ना, ये तो होती है पनिशमेंट वाली। दूसरी होती है, ये होती है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन वाली। तो ये व्यक्तिगत और एवं विनिमय, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं टेट फॉर टेट वाली अवस्था होती है, वो इसी में आती है। एक्सचेंज वाली, यानी एक दिन कोई भोजन करा देता है, दूसरे दिन जैसे आपने किसी को भोजन कराया तो दूसरे दिन वो भी करा देगा। इस प्रकार के एक्सचेंज चलते रहते हैं। तो ये आपकी है लेवल 1 यानी प्री ऑपरेशनल की 2nd नंबर की अवस्था में आएगा। अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंधों का मतलब यहाँ पे ये है कि ये नाइस बॉय और गुड गर्ल की बात कर रहा है। तो ये 3 नंबर की अवस्था होती है ना, जैसे बोलते हैं आप नाइस बॉय और आपकी गुड गर्ल, या यूँ कैसे कहते हैं कि गुड गर्ल नाइस बॉयज, यानी अंतर संबंध इस प्रकार होते हैं। बाकी है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का मतलब होता है कि ये मेंटेनेंस एंड
सोशल ऑर्डर की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये लो एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, तो ये 4 नंबर की अवस्था होती है। ये लेवल सेकंड की बात हो रही है कन्वेंशनल में। बाकी सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार का मतलब ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो ये संबंधित हो जाएगा फिर आपकी 5वें नंबर की अवस्था। अब देखना ध्यान से, हमें पूछा था कि आप तो केवल ये बताइए कि जो परंपरागत होती है लेवल 2 वाली स्तर, यानी लेवल 2 का मतलब ये है कि स्तर नंबर 2 में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो संबंधित नहीं है, जबकि ये संबंधित हैं 3 और 4 वाली अवस्था किस किस से, एक तो 2 नंबर की से, एक 3 नंबर की थे। तो अब हमें ये दोनों हैं ये तो काट देनी है, बाकी जो संबंधित हैं ए और डी ये अन्य अन्य लेवल से संबंधित थी। हमें केवल पूछा था कि जो आपकी कन्वेंशनल यानी पारंपरिक नैतिकता विकास के जो लेवल की में कौन कौन सी अवस्थाएं नहीं होंगी, तो वो बी और बी और सी ये संबंधित नहीं होंगे। नहीं संबंधित नहीं है, तो सही बात है। हमने थोड़ी कन्फ्यूज हो गई, तो कोई बात नहीं है, ये तो संबंधित हैं लेकिन ए और डी संबंधित नहीं है, तो ए और डी वाला ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझे होंगे इस बात को कि हमें यही बताना था जो कन्वेंशनल लेवल होता है वो उस स्तर से संबंधित नहीं है, तो 1 नंबर हो जाएगा और 4 नंबर। 1 नंबर था वो लेवल फर्स्ट से संबंधित था, और जो आपका डी नंबर ऑप्शन था वो लेवल 3 से संबंधित था, यानी ये पोस्ट कन्वेंशनल से संबंधित, ये प्री कन्वेंशनल से, और बाकी जो कन्वेंशनल से संबंधित थी वो बी और सी थी। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो पर्यावरणीय कारकों में के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता है। हमें केवल ये बताना है कि इसमें से उन ऑप्शन को छांटना है जिसमें पर्यावरणीय कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी पर्यावरणीय कारक उसे प्रभावित नहीं करेगा। जैसे पोषण है, ये तो हम पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं। गर्भावस्था के दौरान माँ का मानसिक तनाव है, ये भी आपका एक तरह से कह सकते हैं पर्यावरणीय कारक का प्रभाव रहेगा। दुर्घटना भी पर्यावरणीय कारक का कह सकते हैं कारक रहेगा। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, ये तो हमारी बायोलॉजिकल होती है, यानी शरीर में होती है अंदर संबंधित, तो ये बायोलॉजिकल हो जाएंगी। यानी जैसे आप आनुवंशिकता भी बोल सकते हैं, या इसे हेरिडिटी भी बोल सकते हैं, या जैविक ही बोल सकते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिएगा। यानी ये आपके संबंधित नहीं होंगे वातावरणीय कारक से, ये आपके इनर होती हैं यानी बायोलॉजिकल माने जाएंगे, तो ये आपकी पर्यावरणीय कारक से संबंधित नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को के किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तो देखो, रॉबर्ट गेने ने है अपनी एक सीखने की पदानुक्रमित एक सिद्धांत दिया था सीखने का, जिसमें इन्होंने रॉबर्ट गेने ने 8 स्टेप बताए थे, जिनमें से सबसे उच्चतम स्तर होता है जिसे समस्या समाधान बोलते हैं, हमें उस स्तर तक ले जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके माइंड से संबंधित होती है, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से संबंधित होती है, इस वजह से। अब मैं आपको बता देता हूँ इनकी पदानुक्रम इस प्रकार की थी, पिरामिड जैसी। अब इनमें स्टेप कैसे होते हैं, मैंने जो याद कर रखा है इस हिसाब से कि SSC वर्सेज DCRP, अगर आप अपने हिसाब से हिंदी में याद कर रखें तो नहीं रखें, अगर ये ट्रिक याद कर लेते हैं तो कभी भूलेंगे नहीं। जैसे अब इनके क्रम क्या थे, जो आपके इस 4 की शुरुआत के थे ये तो व्यवहारिक थे, यार शारीरिक से संबंधित थे। बाकी ये 3 स्टेप थे ना, वो 4 स्टेप थे लास्ट के, ये आपके उच्च स्तर माने जाते हैं, जिसमें से सबसे उच्चतम होगा P यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये संज्ञानात्मक यानी दिमाग से संबंधित थे। एस का पहले का मतलब होता है आप सिग्नल और या किसी संकेत के द्वारा सीखते हैं, तो वो माना जाता है आपके निम्नतम स्तर। दूसरा है SR, यानी SR की बात की जाती है थॉर्नडाइक से संबंधित, यानी SR की बात करें, स्टिमुलेट रेस्पॉन्स की बात करें, तो वो आपके इसमें आएगा सेकंड वाले में। C का मतलब चेन होता है, यानी चेन लर्निंग के द्वारा सीखना होता है, तो ये आपकी 3 नंबर के स्टेप है। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, या अगर किसी शब्द के द्वारा सीखना। D का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, जिसे बोलते हैं विभेदन, यानी विभेदन के द्वारा यानी अंतर कर पाना किसी चीज़ में, उसके द्वारा सीखना। C का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, यानी जैसे संप्रत्यय बोलते हैं, किसी संप्रत्यय के थ्रू सीखना। R का मतलब होता है किसी रूल के द्वारा सीखना। P का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान। ये पदानुक्रम ही बताई थी, ये निम्नतम स्तर, ये उच्चतम। हमें यही पूछा था किस उच्चतम स्तर अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए, तो हमें इस तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग तक। ध्यान रखना, इससे मैंने और भी पेपर करवाए हैं, तो उसमें पूछा था
कि इससे सीखने से पूर्व कौन से स्तर की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो आपके रूल की नहीं होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना ये प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन से ही जानकारी मिलती है। बाकी आप किसी के थ्रू पढ़ेंगे तो इन 8 स्टेपों को सभी बता देते हैं, और उसके बाद आपको ही दिमाग लगाना होगा ये पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन। इसमें तो सिंपल पूछ लिया है तो हमने डायरेक्ट आंसर लगा दिया है। पीआरटी में पूछा है, आप देख लीजिएगा, या पीजीटी में, उसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार है किस सीखने के नियम से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा अभ्यास के नियम से। क्यों हो जाएगा, हमने ऑलरेडी देखो ये आपके मुख्य नियम होते हैं 3 थॉर्नडाइक के, जिसे हम पीटीए बोलते हैं, और मैंने तो ये ट्रिक के हिसाब से याद कर रखे हैं, जैसे पढ़ते थे वैसे ही। जैसे पी का मतलब प्रभाव, टी का मतलब तत्परता, ए का मतलब अभ्यास, ये मुख्य नियम है। इन्हीं पे ज़्यादा जोर रखा था इन्होंने, और यही प्रभावी रहते हैं सीखने में, ठीक है। जैसे अभ्यास का नियम है, इसमें माने जाते हैं 2 उपनियम है, उपयोग का और अनुपयोग का। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं वो उपयोगी है आपके जीवन में, तो निश्चित तौर से आप उसका उपयोग करेंगे और उसे सीखेंगे भी। अनुपयोग का मतलब ये है कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से या व्यवहार से या आप जो सीख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो आप नहीं सीखेंगे। यही होता है अभ्यास का नियम, जिसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं। प्रभाव का नियम है, ये लॉ ऑफ इफेक्ट होता है। इसमें 2 चीज़ें चलती हैं। अगर आप सीख रहे हो, आपको संतुष्टि मिल रही है, यानी आप सेटिस्फाई हो, तो निश्चित तौर से आप उसे सीखेंगे। अगर असंतुष्टि होगी, यानी सीखने में कोई प्रॉब्लम है, या आप उससे हमारे दैनिक जीवन में कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप उसे नहीं सीखेंगे। तत्परता का मतलब रेडीनेस होता है कि एक इसका एग्जाम्पल आता है कि आप है घोड़े को तालाब के किनारे तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाधित नहीं कर सकते। ये तत्परता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मन में है सीखने की, तभी सीख पाएंगे, अदरवाइज आप कितना भी प्रेशर डालें आपके पास, नहीं सीखेंगे। यही होती है रेडीनेस। इसमें भी 2 नियम चलते हैं। एक तो तत्परता में कौन कौन से नियम आते हैं, 2 अभ्यास में हो गए उपयोग अनुपयोग, और आपके प्रभाव में हो जाएंगे संतुष्टि असंतुष्टि। तो फिर तत्परता में कौन से आ जाएंगे आपके अब ये ध्यान रखना है कि मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है तत्परता में। ये हो सकता है ये रुचि अरुचि का सिद्धांत हो सकता है, क्योंकि जब हम ये करें कि रेडीनेस की बात कर रहे हैं, तो रेडीनेस का मतलब यही है कि इंटरेस्ट से संबंधित होती है कि आप सीखने के इच्छुक हैं या नहीं। तो रुचि अरुचि का बोल सकते हैं, रुचि अरुचि। यही है कि आपको इंटरेस्ट है तो सीखेंगे, या नहीं इंटरेस्ट है तो उसे भूल जाएंगे या नहीं सीखेंगे। तो ये है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने सभी बात कर ली है। ये इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और एक है बहु प्रतिक्रिया का नियम, का मतलब है इसे लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो हमने बताया था 3 नियम तो मुख्य थे पीटीए, 5 नियम गौड़ बताए थे, यानी सेकेंडरी माने जाते हैं। ये 5 हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इन्हीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वजह से, ठीक है। तो ये 3 मुख्य नियम, ये गौड़ नियम में आता है 1 नियम, ठीक है। और इसकी भी ट्रिक है, BA/MCA हो जाएगी। इन्हें आप देख लीजिए, जैसे बी से हो जाएगा बहु प्रतिक्रिया का नियम। और अभी ये ट्रिक है, मैं किसी और दिन बता दूंगा, ठीक है। मैंने याद इसी हिसाब से कर रखे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किशोरावस्था में स्वीकृति सामाजिक व्यवहार के पैटर्न के लिए इसमें से सही कोड का चयन कीजिए। देखो, अगर किशोरावस्था में स्वीकृति सामाजिक व्यवहार की पैटर्न की बात की जाए, तो इसका मतलब होता है उसे एक तो नेतृत्व कुशलता होनी चाहिए समाज में, यानी किशोरावस्था की विशेषता बताने हैं। दूसरा है प्रानुभूति, जिसे हम इम्पैथी बोलते हैं। चाहे वो सिंपैथी होता तो भी राइट आंसर यही होता, ठीक है। बाकी अहम केंद्रिता है तो आप जानते होंगे। ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं, तो ये जीन बाजी की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना, 2 से 7, उस उम्र में होती है। और अहम केंद्रिता आप जानते होंगे, बच्चा है अपनी बात को जो कहेगा, देखेगा और बताएगा वही सही है, बाकी दुनिया में कोई क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, यानी दूसरों के नज़रियों को इग्नोर करता है, ऐसे कह सकते हैं। रूढ़िवादिता, इससे कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और अपने सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो वो एकमात्र वाइगोत्स्की है। इस प्रकार की पीआरटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये SCL की बात करते हैं, सोशियल, कल्चरल और लैंग्वेज, इन्हीं का प्रभाव रहता है, ये आपस में अंतर संबंधित होती हैं। इनके अलावा इनकी प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच और इनर स्पीच, इनकी भी बात करते हैं, वो भी हमने बात कर ली है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना कहलाता है। जब भी अवधान यानी अटेंशन और जो भी चिंतन से संबंधित मानसिक क्रियाओं की बात करें तो वो हमेशा हमारे संज्ञान यानी जो कॉग्निटिव आपका सीखना होता है उससे देख रहे हैं। ये आपके एस्टेट का क्वेश्चन पेपर है जो आपका 3 दिसंबर 2023 को ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी। इसमें सीडीपी आपकी सीडीपी है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पहला क्वेश्चन पूछा है इस प्रकार कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है। जो गलत है वो चूज करना है। आप ऑप्शन सभी को देखेंगे, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होगी तो वो भी देखते चलेंगे। इसमें से हमें पूछा था अधिगम के बारे में, जो गलत है स्टेटमेंट वो चूज करना है। पहला कथन कह रहा है कि अधिगम अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये स्टेटमेंट सही है और जब अधिगम की आप विशेषताएं पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आता है ये, ठीक है। सेकंड आपका कथन है कि अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। ये भी बात सही है। थर्ड ऑप्शन है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करता है और ये भी बात सही है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। यानी ये कह रहा था अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो ये कहना गलत है क्योंकि आपकी जो मैच्योरिटी होती है वो ऑटोनोमस प्रोसेस होती है। यानी आप ऐसे कह सकते हो ये आपकी जन्मजात होती है, ठीक है। तो ये जन्मजात होती है, इससे होता क्या है, और हालांकि देखा जाए जो चीज़ें जन्मजात होती हैं निश्चित तौर से वो डायरेक्टली आपके व्यवहार से संबंधित नहीं मानी जाएंगी। व्यवहार है मोस्टली हम जो भी चीज़ें अपने वातावरण से अर्जित करते हैं उन्हीं को आधार दिया जाता है। तो हम कहेंगे मैच्योरिटी है वो आपकी जीवन पर्याप्त नहीं चलती है, जब तक शरीर का डेवलपमेंट होता है तभी तक होती है, यानी कि इसकी निश्चित अवधि होती है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं ये जन्मजात होती है, ठीक है। और हम कहेंगे ये आपके शारीरिक गुणों से ज़्यादा संबंधित होती है। और आप ऐसे कह सकते हैं इसमें, जैसे हम जब ये कह रहे हैं कि ये जन्मजात होती है तो ये वंशानुक्रम पर आधारित होती है, यानी हेरिडिटी पे, और निश्चित समय तक इसका डेवलपमेंट होता है किसका, मैच्योरिटी का। साथ ही साथ ये भी ध्यान रख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। मैच्योरिटी का मतलब ये है जैसे कि बच्चों का घुटनों के बल पर चलना होता है, फिर चलेंगे तो फिर साथ ही साथ वो खड़े भी हो जाएंगे और फिर चलने लगते हैं। इस प्रकार का ये सभी आपकी मैच्योरिटी से संबंधित विशेषता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा देख पा रहे होंगे इसमें आपसे सेकंड क्वेश्चन नंबर में ये पूछा था कि इसमें से बताइएगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता है। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन फिर भी ये पूछा है कि विराम विधि को महत्व को कौन है इंगित नहीं करता है। जो कथन गलत है वो चूज करना है। तो देखो आप सभी कथनों को पढ़ के देखिएगा। सीखने में थकान नहीं होती है, यानी सीखने में थकान नहीं होती है, ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा क्योंकि विराम विधि के अंतर्गत। दूसरा है कि स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते हैं, ये कहना गलत है, इसमें समेकित होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें जो आपके मेमोरी के ट्रेस हैं वो सभी आपके कंसोलिडेट किए जाते हैं, जबकि ये कह रहा है नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। उसके अलावा है सीखने में अवधि रहती है, ये बात सही है, यानी जो आपका 3 नंबर ऑप्शन है। बाकी मानसिक उबता नहीं होती है, ये भी कथन सही है। हमें केवल वो चूज करना था जो विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो सृजनशील बच्चों की क्षमता को अवरुद्ध करता है, यानी उसे रोकता है। आपको वो बताना है ऐसा कौन सा कार्य है शिक्षक का। हालांकि देखा जाए इन 4 ऑप्शनों को आप जब जो क्रिएटिविटी पढ़ते हैं या सृजनात्मकता बच्चों की विशेषता पढ़ते हैं तो वहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जाती है, और यहाँ पर उसे कह रहा है कि एनकरेज किया जाता है, तो ये बात सही है। सेकंड है दूसरों के व्यवहार की अनुरूपता, यानी दूसरों के अनुकूल चल रहे हैं आप, तो ये इसमें फिर आपकी जो क्रिएटिविटी है या डाइवर्जेंट थिंकिंग है या आउट ऑफ बॉक्स आप सोच सकते हैं वो चीज़ें दब जाएंगी। तो हम कहेंगे ये वाला कथन है ये गलत हो जाएगा। हमें यही पूछा था कौन अवरुद्ध करता है, वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निश्चित तौर से ये आपके सृजनशील बालक की ये विशेषता हो जाएगी। नव प्रवर्तन के लिए प्रेरणा करना, जो भी आप इनोवेशन करते हैं नई तो निश्चित तौर से उसे मोटिवेट करना, ये बात सभी सही है, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िएगा, इन विशेषताओं से फिर अगली बार भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि वे जन्मजात नहीं होते, ये बात सही है। दूसरा है वे सार्वभौमिक होते यूनिवर्सल, तो ये सार्वभौमिक नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो भी चीज़ हम अर्जित करते हैं ना वो वातावरण से करते हैं, तो फिर ये सार्वभौमिक नहीं हो सकती, ये वातावरण के अनुकूलित बदलती रहती हैं। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है ये जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि हाँ ये बात सही है,
जरूरी नहीं है कि जो आप अर्जित प्रेरक जो भी यूज कर रहे हैं या ज़िंदगी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी है। वे अधिगम को प्रभावित करती है, ये भी बात सही है। वे जन्मजात नहीं होते, ये हमने स्टेटमेंट पहला देख लिया था। इस प्रकार है, हम कहेंगे 2 नंबर ऑप्शन है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जन्मजात नहीं होते हैं, ये ध्यान, सॉरी जन्मजात तो नहीं होते हैं, ये बात सही है, लेकिन वे सार्वभौमिक नहीं होते। ठीक है, ये कह रहा है सार्वभौमिक होते हैं, जबकि ये सार्वभौमिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है 5 नंबर क्वेश्चन में, किसी कार्य को या किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के लिए सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किससे संबंधित है या किसने प्रतिपादित किया था। जब भी आप सीखने के नियम की बात करेंगे तो निश्चित तौर से आप वहाँ पर थॉर्नडाइक का नाम लेंगे। थॉर्नडाइक ने हालांकि देखा जाए अपना सिद्धांत दिया था ऐसा थ्योरी, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि उन्होंने 3 नियम तो मुख्य दे दिए थे, ठीक है, और 5 नियम गौड़ दे दिए थे। 3 नियम जो मुख्य थे वो इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम PTA बोलते हैं। P के मतलब प्रभाव का नियम, T से तत्परता का नियम और इसे अभ्यास का नियम। जो आपका प्रभाव का नियम है ना, इसे लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इनमें क्या होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट में इसी में आपका संतोष असंतोष का नियम आता है। ये 2 प्रकार का होता है, संतोष और असंतोष। यानी जिससे आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए तो निश्चित तौर से आप उस अनुक्रिया को दोहराएंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिल रही है, जब तो आप उसी चीज़ को दोहराएं। अगर आपको असफलता मिलेगी तो निश्चित तौर से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, उस कार्य को करेंगे नहीं। तो यही कह रहा था कि किसी कार्य को संतोषजनक प्रभाव उस कार्य को सीखने में प्रभावित करता है, तो फिर ये प्रभाव का नियम ही होता है, और जो किससे संबंधित है, आपके थॉर्नडाइक से। ठीक है, बाकी पावलर है, जिन्होंने तो कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग किए थे, इन्होंने कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी दी थी, जैसे आप शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने RS थ्योरी दी थी। ठीक है, और बाकी वॉटसन है, ये तो व्यवहारवादी है, इन्होंने कहा था मुझे जैसा भी है बच्चा दे दीजिए, मैं जो भी है उसे कुछ भी बना सकता हूँ जो आप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है आपका संबंधित है, इसमें ये कह रहा है कि जो श्रवण बाधित यानी जो बच्चे सुन नहीं सकते विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक अपना यही लगाना था, ये बात किसकी कर रहा है, जो श्रवण यानी सुन नहीं सकते उनकी बात कर रहा है, और लेकिन उनसे विशेषता संबंधित नहीं है, वही पूछी है इसने। देखो ओष्ठ पठन का मतलब होता है कि बच्चे के अगर है कुछ भी चीज़ कह रहे हैं तो आप जब जो आपके होठ चलेंगे तो निश्चित तौर से वो पहचान जाएगा आप ये कहना चाह रहे हो। संकेत यानी किसी भी संकेत के या साइन लैंग्वेज के थ्रू आप समझा सकते हैं। ये दोनों ही आपके श्रवण बाधित बच्चे से संबंधित हो जाएंगे। अब देखिए ब्रेल लिपि उन बच्चों के लिए होती है जो दृष्टि बाधित होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं। तो देखने और सुनने से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि विधियों की बात कर रहे हैं जब आप, तो पर्टिकुलर आपको उसी सेंस में बात करनी होगी जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये दृष्टि बाधित हो गए। गामक प्रशिक्षण का मतलब होता है कि जो आप जैसे ग्रॉस मोटर होती है और एक फाइन मोटर होती है, इनके 2 प्रकार होते हैं। तो उनमें विभिन्न प्रकार की जो अनुक्रिया होती हैं जिसमें हमारे मसल्स काम करें तो उनसे संबंधित होती है। तो ये दोनों ही आपके श्रवण बाधित विद्यार्थियों से संबंधित नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका C और D ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी C और D है, इनसे कोई लेना देना नहीं है आपके जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनसे। बाकी दोनों से ओष्ठ पठन और संकेत पठन ये आपके श्रवण बाधित बच्चों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 7 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार पूछा है। इसमें कह रहा है कि एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में बांटकर सीखता है, तो यह सीखने की कौन सी विधि है। जब भी आप बांटने की बात करें, खंडों की बात करें, तो उसे अंश या पाठ विधि कहते हैं, और ये बात सही भी है। पूर्ण विधि वो कहती है, पूर्ण विधि कह लो या इसे समग्रता का सिद्धांत बोलते हैं, जो आपके कॉलर कोपा मैक्स वादिमान ने दिया था। यानी आप एक ही बार में चीज़ को देखते हुए जो हॉल मेथड होती है ना, संपूर्ण चीज़ को एक साथ पढ़िएगा, ये कहता है। अभिराम का मतलब है कि कंटिन्यूस पढ़ते रहिएगा। प्रासंगिक रैंडमली हो जाएगा, बाकी हमें पूछा है तो उसका तो राइट आंसर 3 नंबर होगा। यानी पार्टों में डिवाइड करके पढ़िएगा, वो जल्दी आप जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8वां। इसमें पूछा है कि विभिन्न आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना महत्वपूर्ण होगी। देखो इसे मोस्टली देखा जाए इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछा है, तो इसमें शिक्षण अधिगम की कौन सी व्यू रचना महत्वपूर्ण होगी। पहला है बहुसंवेदी जो मल्टी सेंसरी टीचिंग, यानी बच्चे का जितने भी 5 सेंसर होते हैं उनसे सभी से संबंधित हो पढ़ाई, वो बहुत अच्छी रहेगी। और सहयोगी अधिगम का मतलब कोऑपरेट लर्निंग होती है, जो सहपाठी बच्चे होते हैं उनके साथ है, या शिक्षक इसमें हेल्प कर सकता है। निश्चित तौर से ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन में। बाकी साथी शिक्षण पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं, यानी जो एक ही उम्र के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं उन्हें साथी शिक्षण बोल सकते हैं, तो ये भी हेल्प करेगा। बाकी दल शिक्षण,
जो टीम टीचिंग बोलते हैं इसे दल शिक्षण, तो ये भी एक तरह से इसमें प्रॉब्लम दे दी जाती है, बच्चे खुद समस्या का समाधान करते हैं, तो निश्चित तौर से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम कहेंगे ये सभी चीज़ें आपकी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना में महत्वपूर्ण होंगी, तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिगम योग्यता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं। यानी आपसे कह रहा है कि जो अधिगम योग्यता होती है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, में निम्नलिखित हस्तक्षेप का कार्यक्रम सुझाव दिए गए हैं। जैसे कि पहला कथन दे रखा है कि भाषाई समझ के लिए प्रयास, दूसरा है वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास। ये बताइए किस प्रकार की डिसेबिलिटी है ये, ठीक है, आपसे ये पूछा। वैसे देखा जाए भाषाई समझ के लिए प्रयास का मतलब है जब भी अंडरस्टैंडिंग की बात करोगे तो वो पढ़ने से संबंधित होती है। जब भी आप भाषाई समझ की बात करें या पढ़ने की बात करें, वो सभी चीज़ें आएगी आपके डिसलेक्सिया में। बाकी वर्तनी सुधार के लिए जैसा पढ़ोगे वैसा ही लिखोगे, तो निश्चित तौर से ये विशेषताएं सोचने वाली थी। दोनों ही स्टेटमेंट अच्छे पूछे थे, ये डिसलेक्सिया से संबंधित होंगे। बाकी डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित डिसेबिलिटी होती है, और ये आपकी वेद की घटनाओं से संबंधित होती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर तो एक ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय प्रस्तुत किया था। जब भी ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं इसे, वस्तु स्थायित्व को, ये जब भी बात होगी वो आपके जीव राज्य से संबंधित होगी। इनकी 4 अवस्थाएं थी, जैसे बोलते हैं SPCF, यानी सेंसरी मोटर स्टेज और सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज बोल सकते हैं, या सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी थी प्री ऑपरेशनल, तीसरी थी कॉन्क्रीट, चौथी थी फॉर्मल, या इसे ही एब्स्ट्रैक्ट बोलते थे। जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना, उसी के अंतर्गत आती है आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है वो सुन लीजिएगा। अगर 0 से 18 माह का बच्चा है तो निश्चित तौर से उसके सामने से कोई भी चीज़ उठाइएगा, उसके सामने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वो 18 माह से लेकर 24 माह यानी 2 साल का हो जाता है, अगर उसके सामने से अब उठाओगे तो निश्चित तौर से वो ढूंढने लग जाएगा उन चीज़ों को जहाँ पे भी आप दुकाना चाहोगे उस वस्तु को। तो हम ये कहते हैं कि आंखों से ओझल हो जाना, इस प्रकार का ये क्वेश्चन आता है तो वो वस्तु स्थायित्व के लिए आता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है तो आंखों से ओझल हो जाना, ये वाला कथन हो जाएगा। अगर वो ढूंढ पा रहा है तो फिर 18 से 24 माह यानी वस्तु स्थायित्व बन चुका है, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। जिन प्याजे से संबंधित है सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा ये पहली अवस्था में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये CTET और बाकी STET पे तो पूछ लिए जाते हैं कि अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के दौरान फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन कहलाता है। जब भी आप दौरान की बात करें, ठीक है, और जिसमें फीडबैक हो या सुधार की बात हो, ये सभी आपके निर्माणात्मक ही सही रचनात्मक बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट से संबंधित होते हैं। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें 2 चलते हैं, एक तो सुमेलेटिव योगात्मक जो वर्ष के अंत में किया जाता है, ठीक है, और यानी जो आपको ग्रेड दिए जाते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और जबकि जो दौरान में किए जाते हैं यानी संशोधन करने के लिए या सुधार करने के लिए, या कोई कमी चल रही है आपके पढ़ने में या समझ नहीं पा रहे हो तो उसे सुधारने के लिए जो किए जाते हैं वो निर्माणात्मक मूल्यांकन होते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बना था, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। यानी आपसे ये पूछ रहा है इसमें से बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, अभिप्रेरक को ही आप इसमें क्या कह रहा है, इसमें इंग्लिश में कह रहा है एक्सट्रिंग्स, यानी एक तो होते हैं इनबॉर्न, एक होते हैं एक्सट्रिंग। इनबॉर्न वो होते हैं जो आपके बायोलॉजिकल संबंधित होते हैं, जैसे भूख प्यास इस प्रकार के। एक्सट्रिंग वो होते हैं या बाह्य अभिप्रेरक वे होते हैं जो आपके वातावरण से संबंधित होते हैं। जैसे अब इसमें देखें कि इसमें से बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। अनुमोदन जिसे हम अप्रूवल बोलते हैं, वो हम मोस्टली मनुष्य से अप्रूवल लेते हैं या किसी अन्य संस्था से, तो निश्चित तौर से ये बाह्य हो जाएगी। सत्ता की बात करें, पावर, ये बाह्य होती है। उपलब्धि ये भी बाह्य होती है। लेकिन जो विश्राम होता है जिसे रेस्ट बोलते हैं, ये आपका बायोलॉजिकल होता है, इसे बोल सकते हैं यानी इनबॉर्न बोल सकते हैं, यानी ये आंतरिक अभिप्रेरक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था। ये आपके मानसिक आयु ये आपके विनय ने दिया था, अल्बर्ट विनय ने दिया था 1908 में। इसके साथ ही साथ टर्मन भी हुआ करते थे, तो विनय साइमन परीक्षण बोलते हैं इसे। मानसिक आयु तभी दी थी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी स्टर्न और टर्मन ने आपको ध्यान हो ME/CA जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो दिया था, इसमें 100 भी जोड़ी गई है, ठीक है। ध्यान रखना, केवल टर्मन आ जाए तो भी राइट आंसर हो जाएगा और स्टर्न और टर्मन आ जाए तो भी। टर्मन ये दे ही रखा है। बेसलर है, बेसलर ने एक मिश्रित परीक्षण दिया था। मिश्रित परीक्षण किसका, बुद्धि का, और ये किससे संबंधित होता है, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक है, मिश्रित वाला। और ये अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि ये आगे चल के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
के गेने यानी जिसका नाम है रॉबर्ट गेने है कि अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी भी संप्रत्यय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जब आप रॉबर्ट गेने को पढ़ेंगे तो इसने सीखने के पदानुक्रम बताया था 8। इन्होंने क्रम बताया था जिसे मैंने याद कर रखा है SSC वर्सेज DCRP। यानी मैं एक बार बता देता हूँ, इसे बोलते हैं आप कह सकते हैं साइन या सिग्नल लर्निंग, दूसरे से हो जाएगा SR लर्निंग जैसे स्टिमुलेट रेस्पॉन्स, तीसरे से हो जाएगा चेन लर्निंग, चौथे से हो जाएगा वर्बल लर्निंग, पांचवें से हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन जिसे विभेदन लर्निंग बोलते हैं, C से हो जाएगा कॉन्सेप्ट, R से हो जाएगा रूल यानी नियम के द्वारा सीखना, लास्ट में होती प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये शुरुआत की 4 स्टेप होती हैं, ये आपकी कह सकते हैं व्यवहारिक होती हैं चीज़ें, ठीक है, व्यवहारिक मान सकते हैं, जिसमें आपके है माइंड की आवश्यकता नहीं होगी, बाकी या फिजिकल बोल सकते हैं। और बाकी जो लास्ट की 4 होती हैं ये होती हैं आपके संज्ञानात्मक यानी दिमाग से संबंधित यानी मानसिक रूप से बोल सकते हैं। इसमें शुरुआत का स्टेप होता है वो निम्न स्तर होता है और जो लास्ट का होता है वो उच्चतम होता है। हालांकि इन सभी स्टेपों में देखें तो यहाँ पर हमसे बात कही गई है कि जो आपका C नंबर है ना, जो संप्रत्यय अधिगम के पूर्व, देखो संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखो ये आ रहा है ना रूल, रूल से पहले आती है कॉन्सेप्ट, तो हमें नियम अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें यही पूछा था किस अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी, तो नियम की नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। बाकी श्रृंखला वाला आपका 3 नंबर का था, विभेदन है ये आपके 5 नंबर का था, संकेत अधिगम है ये आपके पहले नंबर का। ये आपके सोपानकी थे और इन सोपानकी को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक पिरामिड बनाया था जिसमें आपके शुरुआत के स्टेप होंगे वो मैंने बता दिया था। S होगा, दूसरा फिर S होगा, पहले से S से सिग्नल हो जाएगा या साइन बोल सकते हैं, दूसरे से SR हो जाएगा, तीसरे से फिर आपका SSC वर्स C हो जाएगा यानी चेन वाला, फिर SSC वर्सेज तो V हो जाएगा, फिर उसके बाद D हो जाएगा, फिर उसके बाद SSC वर्सेज DCC, फिर R और P लास्ट में हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र माना जाता है सबसे टफेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 ही सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होता है कि जो स्टेप पूछा जा रहा है उससे पहले वाला नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि इसमें कॉन्सेप्ट पूछा गया था, ये C वाला ये था, इससे पहले वाला फिर R दे रखा है यानी रूल, तो ये नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं के आधार पर इन चीज़ों को पहचाना जाता है। बाकी तो टीचर तो डायरेक्टली आपको ये रैंडमली पढ़ा देते हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं उस आधार पर आपको सोचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बुद्धि परीक्षण है जो एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। हालांकि मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं इन सभी की बात करूँगा कौन सा शाब्दिक है का कौन सा अशाब्दिक है। आप जब पढ़ेंगे, जब बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी में आते हैं ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो देखो बुद्धि 2 प्रकार के परीक्षण मानी जाती है, एक तो व्यक्तिगत होता है, एक सामूहिक। जो सामूहिक होंगी ना वो फिर आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक और मिश्रित, ठीक है। जिसमें से मैं मिश्रित की बात कर चुका हूँ। बैचलर का बुद्धि परीक्षण है जो पिछले क्वेश्चन में आया था, जो स्टन वाला जिसमें मानसिक आयु पूछी थी, ठीक है, ये बात करनी थी। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आर्मी अल्फा परीक्षण, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। मैं ये बोलता जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। अब आप एक करोगे और ये आपका जो आर्मी अल्फा परीक्षण है ये आपके ऑटिस ने दिया था, ये USA से संबंधित है, ठीक है। और ये सामूहिक कैसा है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। आप जब पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को जरूर पढ़ना क्योंकि ये परीक्षा में क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण है, ये आपका सामूहिक ही होगा, यानी सामूहिक को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम ही है, ठीक है। सामूहिक होगा और लेकिन ये कैसा होगा, अशाब्दिक होगा। शाब्दिक वो होंगे जो पढ़े लिखे के लिए होंगे, अशाब्दिक वो होंगे जो पढ़े लिखे अनपढ़ के लिए, ऐसे कह सकते हैं। बाकी है बिने साइमन परीक्षण, ये बिने साइमन परीक्षण था, ये आपका कह सकते हैं कि व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था, यानी पढ़े लिखे वाला के लिए था, व्यक्तिगत था, ठीक है। बाकी है जलोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण योग्यता, ये वाला जो परीक्षण था ये संबंधित हो जाएगा आपका सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण आपको पूछा क्या था, हमें पूछा था कि बुद्धि परीक्षण का एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बताइए। तो इसमें से अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हमने कौन सा देखा था, हमने देखा था रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण जो आपका सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, देखो मैं आपको, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बुद्धि परीक्षण के व्यक्तिगत वाले कौन से हैं बुद्धि परीक्षण और सामूहिक वाले कौन से हैं। सामूहिक में भी ये भी चलता है कि शाब्दिक कौन सा है, अशाब्दिक कौन सा है और आपका मिश्रित कौन सा है,
ये परीक्षा में इसी में नहीं, रीट हो गई, यूपी टेट हो गया, आपके एमपी टेट हो गया, या आपके अन्य परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की परीक्षा होती है, टीजीटी पीजीटी की, वहाँ पे पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार है वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित करता है वो कहलाता है, उसे हम प्राइवेट स्पीच कहेंगे, जिसे निजी भाषा बोलते हैं। हालांकि एक बात करेंगे यहाँ पे, जब आप वाइगोत्स्की की बात करते हैं, मोस्टली वाइगोत्स्की में एसईएल पूछा जाता है, यानी ये बात कहते हैं कि जो भी हम सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं, यानी सामाजिक अंतक्रिया से, सोशल इंटरेक्ट से। सी का मतलब हो जाता है कल्चरल, हम जो भी चीज़ सीखते हैं हमारे कल्चर का प्रभाव रहता है, ये भी बात सही है। एल का मतलब होता है लैंग्वेज, इन्होंने भाषा की बात की है, ठीक है, कि इंटरेक्ट करके हम भाषा सीख सकते हैं, यानी ये तीनों ही आपस में संबंधित होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि आपके जो स्पीच होती है बच्चों की वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सोशल, दूसरी होती है आपकी प्राइवेट, तीसरी होती है आपकी साइलेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर शुद्ध लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन है, इसलिए साइलेंट इनर स्पीच बोल सकते हैं। ठीक है, मैं बोल के बताता हूँ। पहली थी आपकी सोशल स्पीच, दूसरी थी प्राइवेट स्पीच, तीसरी थी साइलेंट इनर स्पीच। जो सोशल स्पीच होती है इसमें क्या होता है कि हम टूटे फूटे शब्दों में दूसरों से बात करना होता है बच्चे का, और जिसकी उम्र मानी जाती है करीबन 2 वर्ष। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है 3 वर्ष से लेकर शायद 5 वर्ष होता है, और इसमें मतलब होता है कि बच्चे स्वयं से बातें करना, निजी स्वयं से बात करना, यानी निजी बात करना, ये सभी शब्द आते हैं। जैसे खुद को डायरेक्शन देने के लिए बात करना, या बोल कर बोलना, और या स्वयं के जो आपकी बात है, यानी जो आपकी बात करने का तरीका है, जो हमारी सोच और व्यवहार को दिशा देता है। इस प्रकार के अगर ये कथन आते हैं तो ये आपके प्राइवेट स्पीच से संबंधित होते हैं। बाकी साइलेंट इनर स्पीच होती है, ये संबंधित होती है, मन में ही सोचते रहते हैं बच्चे, क्योंकि इनकी उम्र होती है 7 के करीब होती है। ठीक, तो ये 3 प्रकार के बुद्धि के इनर स्पीच के, या कह सकते हैं बच्चों में किस प्रकार भाषा बोलते हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निजी स्पीच हो जाएगा, या निजी भाषा या भाषण बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन सी शिक्षा अधिगम पद्धति बाल केंद्रित है और एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं की जाती है। देखो, बाल केंद्रित विधियाँ अलग होती हैं, और देखा जाए अबाल केंद्रित बोल सकते हैं या मनोवैज्ञानिक विधियाँ बोलते हैं, वो 3-4 ही होती हैं, तो मोस्टली उन्हें याद रखें, बाकी बाल केंद्रित हो जाती हैं। जैसे प्रायोजना विधि, बच्चा खुद करके सीखता है, जिसमें प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तो ये बाल केंद्रित हो जाएगी। समस्या समाधान में समस्या देंगे बच्चे को, खुद ही करेगा सॉल्व, तो निश्चित तौर से बाल केंद्रित हो जाएंगे। प्रयोगात्मक कोई भी प्रयोग देंगे, बच्चा खुद से करके लाता है, तो हम कहेंगे ये सभी, यानी बच्चा खुद करके सीख रहा है, मेनली बात ये है। और बाकी भाषण तो टीचर देता है, और जो भाषण देता है तो वो तो एक्टिव है, और जो बाकी सुन रहे हैं वो इनएक्टिव है। ठीक है, तो इस वजह से हम मनोवैज्ञानिक विधि मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी सभी विधि ये मनोवैज्ञानिक थी। ठीक है, और जो आपकी भाषण है वो अमनोवैज्ञानिक विधि थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों को सम्मिलित नहीं करेंगे। इसमें से कौन सा कारक है? देखो, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यानी वंशानुगत का मतलब होता है कि आपके बायोलॉजिकल जो भी चीज़ें हैं पेरेंट्स से आपके अंदर आती हैं, या पेरेंट्स हैं वो उनके जो पिताजी रहे हैं तो निश्चित तौर से पेरेंट्स रहे होंगे, उनसे विशेषता आती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ऐसी कौन सी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं जो वंशानुगत के कारकों को सम्मिलित नहीं करेंगे? जैसे आपके पिताजी की जो संरचना स्ट्रक्चर है उसी प्रकार की आपकी आँख नाक ये चीज़ें बन के आती है, तो निश्चित तौर से ये होता है वंशानुगत। बुद्धि की बात करें अगर, निश्चित तौर से हमें ये कहते हैं समान प्रतिमान का नियम पढ़ते हैं डेवलपमेंट में, तो उसमें क्या होता है, जैसे पेरेंट्स है उसके जैसे बच्चे की बुद्धि लब्धि आ गई, यानी उसी प्रकार की बुद्धि है, सार बुद्धि है, जैसे माता पिता उसे आ रहे तो निश्चित तौर से बच्चा भी हो जाएगा, तो इसे समान प्रतिमान का नियम कहेंगे। यहीं पे एक नियम ऑर्डर हो जाता है, जैसे बोलते हैं प्रतिमान बोल दो, या विपरीत लक्षणों वाले, जैसे प्रतिगमन भी बोलते हैं या प्रतिमान बोल सकते हैं, तो निश्चित तौर से वो इसी के अंतर्गत आता है, यानी समान आने वाले गुण और एक है विपरीत लक्षण आने वाले, तो इसी में आ जाते हैं दोनों। अभिक्षमता का मतलब होता है ये जन्मजात होती है, यानी ये आप एक सकते कैपेसिटी बोल सकते हैं, ये आपकी जन्मजात होती है, जिसे इंग्लिश में एप्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो एप्टीट्यूड जन्मजात होती है। ठीक है, एक है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति एप्टीट्यूड होता है, इसे अर्जित किया जाता है वातावरण से। ठीक है, तो हमें पूछा था कौन सा वंशानुगत है, यानी जैसे पेरेंट्स से वो लक्षण हमारे अंदर नहीं आते हैं वो होंगे अभिवृत्ति। अभिवृत्ति होती है वो अर्जित होती है, वातावरण में रह करके सीखी जाती है, समाज में रह के। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो आपके जन्मजात से संबंधित थे, यानी वंशानुगत से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 19 नंबर। इसमें कह रहा है कि थॉर्नडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग एक विशिष्ट व्यवहार को सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया था? अगर देखा जाए तो जो बिल्ली पे प्रयोग किया था ना आपके थॉर्नडाइक ने, उसने मांस के टुकड़े का उपयोग किया था, तो वही अभिप्रेरक के रूप में वो यूज किया था, तो वो एक जैविक कारक होगा, या जैविक आप कह सकते हैं अभिप्रेरक होगा, यानी बायोलॉजिकल
मोटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें और कोई सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि सामाजिक होगा कि बाह्य होगा या वातावरणीय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनके लिए निम्न में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से उन्हें एसिलेशन बोलते हैं, जिसे त्वरण, यानी आप उन्हें त्वरित गति से सिखा सकते हैं कुछ भी चीज़ और वो सीख भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी प्रतिभाशाली बुद्धि की तब्दीली होती है। तो निश्चित तौर से इन चीज़ों को, जैसे कि उन्हें क्लास जंप करवाना, ठीक है, और नई एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाना, वो सभी इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं प्रतिभाशाली बालकों से संबंधित। भाई उपचारात्मक शिक्षण है ये तो नहीं, वाचन अभ्यास ये भी नहीं, वाक उपचार ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ना, जैसे बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को इन्होंने 3 अवस्था में बांट रखा है, जैसे कि पूर्व और आपकी बाल्यावस्था हो जाएगी, मध्य बोल सकते हैं, और एक होती है उत्तर। तो ये उत्तर वाली अवस्था होती है ना, ये लास्ट वाली होती है 11 से 12 वर्ष। तो ये एंटर होने वाली होती है पूर्व किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था को 3 अवस्था में बांट दिया है इन्होंने, जैसे पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और आपकी उत्तर किशोरावस्था। तो हम ये कह रहे हैं कि इनमें से उत्तर बाल्यावस्था की बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता कौन सी नहीं होगी। हालांकि इसे आप 2-3 तरीक़ा से पहचान सकते हैं। ऐसे पहचान सकते हैं, सहयोग बाल्यावस्था में आता है। देखो एक टर्म बता दूं, आप जब विशेषता को पढ़ेंगे ना डेवलपमेंट में, तो हम बाल्यावस्था की विशेषता बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों में सामाजिक गुण आ जाता है। तो ये सामाजिक ही गुण तो सहयोग ही है, वही सहानुभूति आपकी, यानी जैसे सिंपैथी कहते हैं, वही आपकी प्रानुभूति है, जिसे आप एम्पैथी कहते हैं। अहम केंद्रता है ना, ये तो आपकी संबंधित होती है चीन प्याजे के दूसरे नंबर की अवस्था आती है, जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, या 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है ना, उसकी एक विशेषता है ये तो अहम केंद्रता, ठीक है। यानी बच्चे हैं दूसरों के नज़रिए, सोच, उनमें कोई मतलब ये है कि उनकी इग्नोर करता है उन चीज़ों को, ठीक है। जो बुक कहता है वो सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों विशेषताएं बाल्यावस्था की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है। तो देखो जब आप देखो ये चीज़ें जब आप परीक्षण पढ़ेंगे ना, उपलब्धि परीक्षण हो गया या निदानात्मक परीक्षण हो गया, उसके साथ हम मूल्यांकन भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे एक तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार पर आगे चल के उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ये चीज़ें पढ़ने की होती हैं, ठीक है। तो हमें ये बताने के जो निबंधात्मक परीक्षा होती है उनमें प्रकार क्या क्या होते हैं। एक तो वर्णनात्मक परीक्षा होती है, जिसे आप डेस्क्रिप्टिव बोलते हैं। विश्लेषणात्मक होती है, एनालिटिकल क्वेश्चन होती है। इसी में आपके आलोचनात्मक क्वेश्चन आते हैं, जिसे आप क्रिटिकल बोल सकते हैं। लेकिन जो प्रत्याविज्ञानात्मक है ना, ये वस्तुनिष्ठ का एक प्रकार है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जबकि हमें क्वेश्चन निबंधात्मक का पूछा था कि इसमें से निबंधात्मक प्रश्नों का एक प्रकार नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रत्याविज्ञानात्मक ये वस्तुनिष्ठ के प्रकार होते हैं। वस्तुनिष्ठ में 2 प्रकार के आते हैं, एक तो होते हैं प्रत्याविज्ञानात्मक, एक होते हैं प्रत्यास्मरण वाले। प्रत्यास्मरण को रिकॉल बोलते हैं वाले क्वेश्चन, और रिकॉग्नाइजेशन या जिसे हम प्रत्याविज्ञान बोलते हैं, इसमें आते हैं आपके जैसे रिक्तस्थान तो नहीं, मैच वाले आएंगे, और आपके मैच वाले यानी मैच करने वाले, मिलाने वाले, और साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, और सादृश्य वाले आ जाएंगे, ठीक है, और भी प्रकार होते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी या 3 नंबर। बाकी सब ये निबंधात्मक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पावलर के या पेवलर को पावलर भी बोलते हैं, यहाँ पे पेवलर लिख दिया है कि अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार की सीखना है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पावलर आए आप तो सी आप ध्यान रखना, इसे बोलते हैं कंडीशन रेस्पॉन्स, यानी उन्होंने हमेशा शास्त्रीय अनुबंधन की बात की है, कंडीशन की बात की है, यानी किसी के साथ किसी का अनुबंध कर देते हैं तो निश्चित तौर से अनुक्रिया उसी के हिसाब से होने लग जाती है। जैसे कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड पर जब उन्होंने प्रयोग किए थे, हालांकि प्रयोग तो कुछ और पर कर रहे थे, उन्होंने तो ये खोज दिया था, इसी के लिए उन्हें नोबेल भी मिल गया था। लेकिन ध्यान रखना है, जब पैरोटिड ग्लैंड पर वो प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि मांस के टुकड़े के साथ घंटी की आवाज़ थी, तो ये निश्चित तौर से वो एक अनुबंधित अनुक्रिया करवा ली थी। उन्होंने कह सकते हैं एक उद्दीपक अलग से भोजन के साथ ऐड कर दिया, उसे बोलते हैं कंडीशन, यानी अनुबंधित करना। तो ये सी आर थोड़ी है अनुबंधित से संबंधित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये आपके वाइगोस्की से संबंधित है। वाइगोस्की से संबंधित तो हमने और भी बात कर ली थी ऊपर क्वेश्चनों में, आपको मालूम होगा। बाकी एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, कोलबर्ग ने मॉडल थ्योरी दी थी, जिसे आप बोलते हैं नैतिक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे ने आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, जिसे आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है कौन सा कारक है जो अधिगम को नकारात्मक रूप से कह सकते हैं प्रभावित करेगा। इसमें से आप देखिएगा इसमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा वो ऑप्शन चूज करना है। तो आप देखिएगा जैसे कि अभ्यास, तो ये तो पॉजिटिव बात है। इच्छा शक्ति ये भी पॉजिटिव, मोटिवेशन पॉजिटिव है, जो थकान है वो हो जाएगी नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब एक बच्चे को नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित करने की इच्छा पर आधारित होता है तो इसे नैतिकता का संबंध कहेंगे। ये ध्यान रखना जब आप इस थ्योरी को देखेंगे यानी स्टेटमेंट को, ये संबंधित है आपके कोहलबर्ग से, लॉरेंस कोहलबर्ग से। उन्होंने दिया था नैतिक विकास सिद्धांत। उन्होंने 3 लेवल बताए थे, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इनको फिर भी 2-2 उप अवस्थाओं में बांटा गया था, 1-2 नंबर की। फिर लेवल 2 में फिर 2 अवस्थाएं जिसे 3 और 4 नंबर की बोलते हैं। इसी प्रकार लेवल 3 है, इसको 5 और 6 नंबर की अवस्था बोलते हैं। जो 2 नंबर का लेवल होता है ना, उसमें आता है आपका एक्सचेंज का, यानी जिसमें गुड गर्ल और नाइस बॉय होता है। इसमें क्या होता है कि आप कोई अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए आप इन चीज़ों को करते हैं, उसके अंतर्गत यानी विशेषता है वो, तो वो आपकी संबंधित हो जाएगी अच्छी अंतर्वैयक्तिक संबंधों के कारण। ठीक है, यानी जैसे गुड इसमें लिख रखा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी वो ये गुड गर्ल और नाइस बॉय उसकी एक विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये लेवल 2 और अवस्था नंबर 3। ठीक है, ये पूछा है, यानी आप कह सकते हैं 3 लेवल थे और 6 स्टेज थी। ये आपके लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विकास। विकास से 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर बार। जैसे विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है तो हम कहेंगे जो आपका गर्भधारण होगा ना उसी से स्टार्ट हो जाएगी और मृत्यु तक चलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिसमें जैसे गर्भधारण से परिपक्वता तक ये गलत है, जन्म से परिपक्वता तक ये भी गलत है, जन्म से मृत्यु तक ये भी गलत है। हम कहेंगे जो आपका गर्भधारण होगा उससे लेकर, जैसे गर्भधारण को यहाँ पर कॉन्सेप्शन टू डेथ का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 90 से 110 बुद्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये आपके एवरेज बच्चे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं औसत बालक, ये उनकी विशेषता होती है। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर टर्मन की टर्मन की सारणी पढ़ेंगे बुद्धि उपलब्धि की, तो उसमें देखना तो ये आपके कह सकते हैं प्रकार बताएं। अगर इससे 110 से 120 होगी तो वो इससे औसत से अधिक हो जाएंगे, यानी एवरेज एबव बोल सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर देखो ये देख रहे हैं ना, एबव 3 नंबर ऑप्शन एबव एवरेज। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर सुपीरियर हो जाएंगे, फिर वेरी सुपीरियर, फिर होंगे प्रतिभाशाली। इस प्रकार के डिवाइड कर रखे हैं। इससे नीचे भी प्रकार भी दे रखे हैं, जड़ बुद्धि और आपके मंद बुद्धि प्रकार के, तो वो आप जब सारणी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है समाजीकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव है उत्तर बाल्यावस्था के नाम से, यानी उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता है। देखो जब बाल्यावस्था की बात आ जाए तो दलायु, जैसे गैंग एज बोलते हैं, अनुरूपता की आयु यानी एक ही जैसे उम्र के बच्चे, वो भी आ जाएगी। खेल आयु या प्ले एज बोलते हैं, तो ये भी इसी की विशेषता है। संक्रमण आयु होती है, बच्चा है उत्तर बाल्यावस्था से प्रवेश कर गया है पूर्व किशोरावस्था में। ठीक है, इसे ही बोलते हैं संक्रमण काल या संक्रमण आयु बोलते हैं, जिसे ट्रांजिशनल एज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, यानी 4 नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें पूछा है इन निम्न में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। विकास से संबंधित मैंने बताया 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा होगा। विकास में प्रकार्यात्मक परिवर्तन होती है, यानी आपके शरीर के अंदर निश्चित नहीं है कि आपके हाथ का ही विकास हो, हाथ के साथ दूसरे हाथ का भी होगा, सिर का भी होगा, आपके पैरों का विकास होगा, यानी ये फंक्शनल होता है, शरीर के सभी भागों में विकास होता है। ये बात तो सही है। दूसरा ऑप्शन है विकास का प्रतिमान पैटर्न होता है, वो पूर्वानुमेय होता है, ये भी बात सही है। विकास के कुछ ऐसी अनुक्रियाएं होती हैं या पैटर्न होते हैं जिनका आप प्रेडिक्टेबल कर सकते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेगा, निश्चित तौर से पहले वह घुटनों के बल चलेगा, फिर घुटनों पर यानी पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेगा, खड़ा हो जाएगा तो चलने की कोशिश करेगा। तो ये एक पैटर्न है, ये से सब फॉलो करेंगे। ठीक है, चाहे वो आपका भारत में जन्मा हो बच्चा या अन्य देश में जन्मा हो, ये पैटर्न सभी जगह फॉलो होता है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्टेबल कर सकते हैं। इसके साथ 4-5 चीज़ें और आती हैं, मैंने तो आपको एक ही एग्जांपल दिया है। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है, सभी बच्चों का विकास है वो एक समान होता है, ये गलत है। हम ये कहते हैं कि जो बच्चों का विकास होता है ना, वो व्यक्तिगत भिन्नता पर डिपेंड करता है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, यानी हर बच्चे का विकास है, किसी का न पहले किसी का थोड़ा बाद में, यानी ये डिपेंड करता है व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता पर डिपेंड करता है, जबकि ये कह रहा है कि एक समान होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, ये बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन इसके सही थे।